टुकड़ुक 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 करके तन करीना ने कार मांगी ऑल्टो ज़ेन फेरारी। फिर ये कहते हैं हमारे पास तो मौजे मौजे हैं, हमारे पास तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है, जिसको चाहे उसको हम क्या मेटल जी थैंक यू चले जाओ मुझे वो हीरो माफी चश्मा लगाकर बिल्कुल साउथ मूवीज के एक्टर जैसे ऐसे छोड़कर तुम चले जाओ। लाभ मुझे ऑक्सीजन दे दे, लाभ मुझे ऑक्सीजन देंगे, इतनी ऑक्सीजन देंगे, इसको छल्ली छल्ली कर देखो छोड़ती जाती है। अगर आप यहां पर ध्यान दीजिए पर्टिकुलर रॉड क्या कर रही है, अपने सारे कॉपर को छोड़ती जा रही है और ये प्योर कॉपर के ऊपर क्या कर रहे हैं, स्टिक कर रहे हैं। तो हायर रिएक्टिविटी वाले मेटल भैया आप कैसे बाहर आओगे? मैं तो हूं यहां पर स्ट्रांग, मैं तो एक से हमने पूरा सामान छीन लिया और दूसरे वाले को थैले में रख के दे दिया। हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा, हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा। अब आप बोल रहे होगे आप यहाँ तो आए हो पढ़ने और मैं तो आपको गाना सुना रहा हूँ। बट अगर हम बात करें मेटल और नॉन मेटल है भी ऐसे कि उनके लिए हम गाना गा सकते हैं और कह सकते हैं ये दो भाई हैं और दोनों के दोनों क्या हैं, तबाही हैं। जल्दी बताओ क्या है, दोनों के दोनों तबाही हैं। तो आज हम यही जानने वाले हैं कि मेटल को हम दोनों हैं अलग अलग मैं क्यों कह रहा हूं और दोनों एक दूसरे से इतने ज्यादा जुदा क्यों रहते हैं, उसके बारे में भी हम क्या करेंगे इस वीडियो लेक्चर में पता लगाएंगे। ये वीडियो का रहने वाला है पहला पार्ट जिसमें हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो चलो बगैर किसी देरी के कर लेते हैं स्टार्ट। अगर बात की जाए एट प्रेजेंट हमारे आसपास कितने तरीके के एलिमेंट प्रेजेंट है, 118 तरीके के। एट प्रेजेंट हमने 118 अलग अलग तरीके के जुदा जुदा भाइयों को क्या कर लिया है, ढूंढ लिया है, जो एक दूसरे से बिल्कुल रहते हैं अलग बट काफी सारी चीजें उनमें कैसी रहती है, सिमिलर। कैसी रहती है, सिमिलर ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी। और इन्हीं प्रॉपर्टी के कारण इन्हें हम क्या करते हैं, हीरा ठाकुर के दो अलग अलग लड़कों की तरह डिवाइड कर देते हैं। अब आप बोलोगे हीरा ठाकुर का तो एक ही बच्चा हुआ था, तो मानकर चलो ना उसने दूसरा बच्चा भी तो अब तक पैदा किया होगा, तो उनमें से एक रहा मेटल और एक क्या रहा उसका, नॉन मेटल। यानी भैया हीरा ठाकुर के दो लड़के होते तो एक मेटल होता और एक नॉन मेटल होता, एक होता मेटल और एक क्या होता, नॉन मेटल। जिस वजह से यहाँ पर कहा गया ये है दो भाई, दोनों के दोनों क्या है, तबाही, दोनों के दोनों क्या है, तबाही। चलिए अब बात आ जाती है सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा कि बाहरी अपीयरेंस कैसा है, बाहर से जो मेटल है और नॉन मेटल है ये कैसा दिखाई देता है, वरना हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा वाला भाई मेटल है और कौन सा वाला भाई नॉन मेटल है। अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करें किसकी, मेटल की, विद द एक्सेप्शन ऑफ मरकरी एंड गैलियम। अब केमिस्ट्री ठहरी के एक्सेप्शन पे नाम पे कि केमिस्ट्री आ गई और हमने भर भर के एक्सेप्शन पढ़ लिया, तो यहां पर भी बता दिया गया अगर मरकरी और गैलियम को हम छोड़ दे, which are liquid at room temperature, metal are solid at room temperature। आप नोटिस करेंगे जितने भी हमारे मेटल्स रहते हैं वो जनरली सॉलिड नेचर में रहते हैं, सॉलिड स्टेट में रहते हैं। अगर एक्सेप्शन के नाम पर हम गैलियम को छोड़ दें और मरकरी को छोड़ दें, जो दोनों के दोनों क्या रहते हैं, लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। अब अगर हम फिजिकल स्टेट से आगे बढ़े तो आप कभी नोटिस करना हमारी मम्मी के जो गहने रहते हैं वो बहुत ज्यादा चमकीले रहते हैं। फिर अगर हम बात करें जब हम कोई नया क्या लेकर आते हैं, मेटल रिलेटेड आइटम लेकर आते हैं तो वो बहुत ज्यादा चमक रहा होता है। नई गाड़ियों को देखना कितनी ज्यादा शाइन करती है, क्योंकि अगर हम बात करें वो सारी की सारी क्या रहती है, मेटल से बनी हुई रहती है। जितने भी मेटल से बने हुए आर्टिकल रहते हैं उनके ऊपर एक लस्टर वाली प्रॉपर्टी रहती है जिसको हम शाइन कह सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल मेक्स द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर सरफेस इज कॉल्ड लस्टर। उनकी जो बॉडी है वो लाइट को क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। कभी आप नोटिस करना क्या हमारे घर पे जो दीवारें रहती है वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर पाती है, नहीं कर पाती। बट आप कभी नोटिस करना आपकी जो गाड़ियां होंगी जैसे उनके ऊपर लाइट पड़ती है वो लाइट को क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। इसका मतलब है कि जितनी भी मेटल वाली चीजें रहती हैं वो अपने सरफेस से क्या करती हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है और हमें उनका क्या दिखाई देता है, शाइनी सरफेस दिखाई देता है। कभी नोटिस करना जो लोग क्या करते हैं, गोल्ड इयररिंग्स पहनते हैं, गोल्ड के आइटम्स पहनते हैं, सिल्वर आर्टिकल्स पहनते हैं, उनके वो पर्टिकुलर जो चीजें रहती हैं या हम बात करें ज्वेलरीज रहती है वो बहुत ज्यादा क्या करती है, शाइन करती है, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी है कि जितने भी मेटल रहते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं, लस्टर प्रोवाइड करते हैं, शाइनी सरफेस प्रोवाइड करते हैं। अगली प्रॉपर्टी की तरफ अगर हम बढ़े तो आ जाती है मेलिएबल। ध्यान से देखो यहाँ पर ये टीन है
अब आपने देखा होगा आपके छत के ऊपर आपने टीन लगा रखी होगी ताकि जो धूप है वो आपके छत पर ना आए, या हो सकता है आपने अपनी बालकनी को ढक कर रखवाया होगा, कवर करवाया होगा। तो आपने देखा होगा जिन पर्टिकुलर टीन का हम इस्तेमाल करते हैं वो पतली पतली शीट के फॉर्म में रहती है। आपकी मम्मी ने आपको गरम गरम खाना बनाकर दिया था, आपने मम्मी से बोला मम्मी मैं तो ठंडा खाना नहीं खाऊंगा, तो आपकी मम्मी ने क्या किया, आपके खाने को एल्यूमिनियम फॉइल से रैप करा और आपको बढ़िया टिफिन के अंदर रखकर भेज दिया। जब वो पर्टिकुलर खाना आपको टिफिन के अंदर मिला एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा थिन थी, बहुत ज्यादा पतले एक फॉर्म में थी, तो आप देखते हैं वहां पर आपका खाना गर्म रहता है। इसका मतलब है कि जितने भी मेटल रहते हैं उनको अगर हम चाहें तो पतली वाली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेलेबिलिटी क्या है, मेटल्स में बी फॉर्म्ड इनटू थिन शीट। जब मेटल को हम ठोक ठोक कर कूट कूट कर, जैसे आपकी मम्मी ने आपको ठोक ठोक कर कूट कूट कर पढ़ाना सिखाया होगा, आपको एक अच्छा इंसान बनाया होगा, उसी तरीके से अगर हम चाहें तो मेटल को पतली पतली शीट पे क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल थिरकता हुआ थिरकता हुआ थिरकता हुआ अपने आप को क्या करता है, मोटे से पतला कर लेता है। इसका मतलब है वो फूला हुआ आलू था और वो पिट पिट के ठुक ठुक के वो पतला सा फ्रेंच फ्राइज बन जाता है। क्या बन जाता है, पतला सा फ्रेंच फ्राइज बन जाता है। जल्दी कमेंट में बताओ किस किस ने अभी कुछ ही लास्ट डेज में फ्रेंच फ्राइज खाए हैं। आगे अगर हम बात करें, अगली जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, डक्टिलिटी। अब देखो यहां पर जो मेटल अभी कुट कुट कर पिट पिट कर पतला हुआ था, पतली सी शीट में आया था, वही मेटल अगर हम चाहें तो उसको हम क्या कर सकते हैं, थिन वायर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कभी आप देखना जब हम क्या करते हैं, वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक वायर को बाहर निकालते हैं तो उस इलेक्ट्रिक वायर के अंदर कॉपर के पतले पतले वायर रहते हैं। कभी ज्वेलरीज देखना मम्मी ने जो पहनी होंगी उनके अंदर जो सोने के क्या डले रहते हैं, पतले पतले तार डले रहते हैं, वो भी कैसे रहते हैं, काफी ज्यादा थिन रहते हैं, क्योंकि जो मेटल रहते हैं वो डक्टिलिटी वाली प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, शो करते हैं। यानी अगर हमें एक पतली सी शीट दिख रही है मेटल की तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है, मेलेबिलिटी। और अगर वो पतले वायर के फॉर्म में दिख रही है तो वो कौन सी वाली है, डक्टिलिटी। कौन सी वाली है, डक्टिलिटी। और सबसे ज्यादा जो डक्टाइल मेटल रहता है वो कौन सा रहता है, गोल्ड रहता है। हम क्या कर सकते हैं, 1 ग्राम सोने से दुकान जाना, 1 ग्राम सोना खरीद कर लाना, बट मम्मी पापा से पैसे मांगना, कहीं से निकाल मत लेना। जो 1 ग्राम सोना रहता है उससे हम क्या कर सकते हैं, 2 किलोमीटर लेंथ वाला वायर बना सकते हैं। ये इतना ज्यादा क्या रहता है, डक्टाइल रहता है और अपनी डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी को क्या करता है, शो करता है। अगर अगली वाली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़े तो अगली प्रॉपर्टी क्या आती है, हार्डनेस आ जाती है। आपने देखा होगा आपके जो बाइसेप है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट जो मेटल रहता है वो आपके बाइसेप से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। अगर आपके बाइसेप में हम मेटल लगा के ऐसे करके खींच दे तो आपके जो बाइसेप है वो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से जो बाइसेप है वो बेचारे पिछला हो जाएंगे, क्योंकि मेटल काफी ज्यादा हार्ड रहता है, ठोस रहता है। आपने देखा होगा गाड़ियां जब ब्रिज से निकलती हैं तो वो क्या करती हैं, आवाज करती धच 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 धच, क्योंकि उनके नीचे क्या लगा रहता है, मेटल का सरफेस लगा रहता है। वो मेटल क्या करता है, सारे वेट को झेल जाता है, क्योंकि मेटल इतना ज्यादा हार्ड रहता है, उसके पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ रहती है कि वो अपने आप को हमेशा बचाकर रख लेता है। यानी जो मेटल है वो क्या प्रॉपर्टी शो करता है, हार्डनेस प्रॉपर्टी, हार्डनेस वाली प्रॉपर्टी शो करता है। बट हम पढ़ी केमिस्ट्री रहे हैं, केमिस्ट्री के नाम में ही एक्सेप्शन है, तो यहाँ पर भी सोडियम आ जाता है, पोटेशियम आ जाता है, जिसे अगर हम चाहें तो नाइफ से खच 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 करके क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, और तितली बनता फिरा उसको क्या कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं। मतलब इतना ज्यादा वो सॉफ्ट रहता है। दूसरी तरफ अगर हम आयरन को देख ले, स्टील को देख ले, वो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं। मतलब मेटल आपके स्ट्रॉन्ग रहते हैं, ड्यूरेबल रहते हैं, हार्ड रहते हैं। अगली प्रॉपर्टी आपने देखा होगा, सोनोरस। हम मंदिर गए, मंदिर जाके हम जब भगवान के सामने घंटी बजाते हैं, टन करके आवाज आती है, हमारा पूरा माइंड क्या हो जाता है, फ्रेश हो जाता है। तो वहां पर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब मेटल आपस में स्ट्राइक करता है, हिट करता है, तो वहां पर वो क्या प्रोड्यूस करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, सोनोरस। क्या बोलते हैं, सोनोरस। जब मेटल क्या करेगा, किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट से, हार्ड ऑब्जेक्ट से, इवन खुद के सरफेस से टकराता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। टन 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 करके आपको क्या आ जाती है, आवाज आ जाती है। और अगर हम बात करें अगली प्रॉपर्टी की तरफ अगर हम बढ़े तो वो है कंडक्शन।
अब आप ये बताओ, जब घर जाके बढ़िया आपका मन करा आज तो मैं क्या करने वाला हूँ, कुछ बढ़िया बढ़िया खाने वाला हूँ। अब जल्दी बताओ आपका मन क्या करता है सबसे ज्यादा खाने का? अगर मैं बात करूं तो मान लो मुझे क्या करना है, बढ़िया सा कोई खाना बनाना है, तो हम क्या करते हैं, हमारे घर में जो वेसल रहते हैं उनको निकाल लेते हैं। अब भैया हम वेसल क्यों क्यों लेते हैं, वहां पर प्लास्टिक का कोई आइटम क्यों नहीं ले लेते? क्योंकि अगर हम बात करें जो हमारे मेटल रहते हैं वो क्या करते हैं, कंडक्शन वाली प्रॉपर्टी को निभाते हैं। भैया ये क्या कह रहे हो आप? कंडक्शन का मतलब है कि अगर हम मेटल से चाहें तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करवा सकते हैं, हीट भी कंडक्ट करवा सकते हैं। अब मान लो तुम चाय बना रहे थे, बढ़िया चाय बना रहे थे, तुम्हारे हाथ में जिससे हम क्या चाय को उकालते हैं, चाय को ऊपर नीचे करते हैं, बढ़िया तुमने थोड़ी देर के लिए चाय को उसको छोड़ दिया, बढ़िया मोबाइल चला रहे थे, बढ़िया रील देख रहे थे, 2 मिनट जाके उसको पकड़ा तो अचानक से आपको क्या लगता है, गर्म लगता है। और गर्म लगने का कारण क्या रहता है कि उस पर्टिकुलर मेटल में जो वेसल के अंदर हीट थी वो क्या हो गई है, ट्रांसफर हो गई है। आपकी जो गैस है वो नीचे जल रही है, बट जो चीजें हैं वो वेसल के ऊपर गर्म हो रही हैं। उसका रीजन रहता है कि वो मेटल क्या करता है, हीट को कंडक्ट करता है। ना सिर्फ हीट को कंडक्ट करता है बट इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करता है। कैसे? कई मूवीज में आपने देखा होगा, जैसे हम मेटल का रॉड लगा देते हैं करंट की तरफ, करंट क्या करता है, धड़ 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 करते 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 क्या हो जाता है, आ जाता, और इंसान पूरी तरीके से क्या हो जाता है, हिल जाता है। हमने क्या देखा कि मेटल के पास प्रॉपर्टी है कि वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, जिस वजह से अगर हम बात करें मेटल्स को हम क्या करते हैं, कंडक्टर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। किसके तौर पे इस्तेमाल करते हैं? कंडक्टर के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं। अगली प्रॉपर्टी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब भैया मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? आपने क्लास 9 में पढ़ा ही है कि सॉलिड मेल्ट हो जाता है और लिक्विड बॉयल हो जाता है। अगर आपको मेटल को मेल्ट करना है, बॉईल करना है, तो टेम्परेचर आपको चाहिए 1500 डिग्री, 2000 डिग्री, 3000 डिग्री, तब जाकर कोई मेटल क्या करता है, हीट करता है। और यह हम बात करें मेल्ट करता है या बॉईल करता है। मतलब अगर मैंने सोचा कि मैं नॉर्मल टेम्परेचर पे अपने मेटल को सोचूं कि वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर ले, या वो मेल्ट हो जाए या बॉईल हो जाए, तो वो ऐसा करेगा क्या? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि ये उसके सख्त खिलाफ है, ये उसके क्या है, बिल्कुल अगेंस्ट है। अब आ जाते हैं अगली वाले की तरफ। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ये है दो भाई, दोनों के दोनों तबाही, दिखते हैं अलग और रहते भी अलग है, दोनों हैं अलग अलग, दोनों हैं जुदा जुदा। तो उसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं कि जो नॉन मेटल यानी हीरा ठाकुर का दूसरा वाला लड़का है ये कैसा होने वाला है। अगर हम इसके फिजिकल स्टेट की बात करें, फिजिकल स्टेट को बताने से पहले देख लो, ये एक सॉलिड दिख रहा है, ये एक लिक्विड दिख रहा है, और ये क्या दिख रही है, गैस दिख रही है। ये हमारा प्यारा कार्बन है, ये हमारा प्यारा क्या है, कार्बन है। अगर कार्बन वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आई बटन पे लिंक छोड़ दे रहा हूं, जल्दी जाओ उस वीडियो को भी देख लेना और इस वीडियो को भी कंटिन्यू कर लेना। ये कार्बन है। फिर अगर हम बात करें ये क्या है, ब्रोमीन है। और अगर हम बात करें हमारी बेचारी प्यारी सी क्लोरीन गैस, नन्ही सी मुन्नी सी प्यारी सी डॉल जैसे, बिल्कुल ये क्या है, क्लोरीन है। ये क्या है, क्लोरीन है। अगर हम देखें तो कार्बन भी नॉन मेटल है, ब्रोमीन भी नॉन मेटल है, और क्लोरीन भी क्या है, नॉन मेटल है। तो क्या देखते हैं, एट एम्बिएंट टेम्परेचर। एम्बिएंट का मतलब होता है वो टेम्परेचर जिसमें आपको आनंद आ रहा होता है, आप बढ़िया जीवन के सुकून काट रहे होते हैं, आप बोलते हैं भैया मौजे ही मौजे चल रहे हैं, मेरे क्या चल रहे हैं, मौजे ही मौजे चल रहे हैं। तो वहां पर जो आपका क्या रहता है, नॉन मेटल रहता है, एम्बिएंट टेम्परेचर पर हम नोटिस करते हैं वो 2 या 3 अलग अलग स्टेट में पाया जा सकता है। मतलब वो गैस भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, और अगर हम बात करें वो क्या हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। और अगर हम बात करें there is no metallic sheen to them save iodine and save do not reflect light। क्या बताया जाता है कि ना तो ये क्या करते हैं, पतली शीट के फॉर्म में आते हैं, ना तो इनसे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी तरीके की लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। हाँ, तो यहां पर हमने क्या देखा कि जो नॉन मेटल है वो क्या रह सकता है, आपका सॉलिड भी रह सकता है, लिक्विड भी रह सकता है, और गैसियस स्टेट में भी रह सकता है। यानी ये पर्टिकुलर जो भाई है इसका अपना मन है, और ये मेटल को बोलता है हे तू जा रे, मैं तो चाहूं तो मैं सॉलिड रह सकता हूँ, लिक्विड रह सकता हूँ, गैस रह सकता हूँ। बट मेटल बेचारा बोलता है अरे यार भाई, मेरा तो जन्म ही इस वजह से हुआ है कि मैं किस फॉर्म में रहूं, सॉलिड के फॉर्म में रहूं। तो वो बेचारा क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड वाले फॉर्म में रह जाता है। अब यहां पर अगर हम बात करें
जो अगली वाली प्रॉपर्टी है नॉन मेटल की वो क्या है? नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। नॉन मेटल कैसे रहते हैं? ब्रिटल रहते हैं। ब्रिटल का क्या मतलब है कि अगर हम नॉन मेटल को तोड़ना चाहें तो क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं। आसानी से उनके ऊपर कुछ मारा जाए, कुछ ठोका जाए तो वो क्या हो जाते हैं? ब्रेक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ब्रेक हो जाते हैं। नॉन मेटल्स आर एक्सट्रीमली फ्रेजाइल एंड दे कांट बी कॉइल्ड इनटू वायर और हैमर्ड इनटू शीट। ये इतने ज्यादा सॉफ्ट रहते हैं कि अगर मैं सोचूं कि मैं क्या करने वाला हूं, जैसे मैंने एल्यूमिनियम की फॉइल बनाई थी, वो हमारे घर के लिए ऊपर वाली जो टीन बनाई थी, या गोल्ड का जो वायर बनाया था, वैसा मैं इसके साथ कर लूं, तो ऐसा हम नहीं कर सकते क्योंकि ये एक्सट्रीमली फ्रेजाइल रहता है, काफी ज्यादा जल्दी क्या कर जाता है? टूट जाता है। ये पर्टिकुलर हमारा क्या है? नॉन मेटल है। अब हमने यहां पर क्या देखा कि जो एक पर्टिकुलर ये क्या है? नॉन मेटल। जैसे इसके ऊपर हथौड़ा पड़ रहा है, ये बेचारा क्या हो जा रहा है? ब्रेक हो जा रहा है। इसका मतलब है ये इतने ज्यादा फ्रेजाइल रहते हैं कि अगर हम ऐसा सोचे भी कि इनको क्या करने वाले हैं, हम पतली शीट में कन्वर्ट करने वाले हैं, तो कभी भी इनको हम पतली शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर हम अगली वाली स्लाइड पर आ जाएं तो अगली प्रॉपर्टी क्या है? रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी में क्या बताया जाता है? when they come in contact with oxygen they produce acidic और neutral oxide। बताया जाता है कि ये बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं रहते हैं, बस और बस क्या करते हैं? बस में बैठकर ऑक्सीजन के पास चले जाते हैं, और जब बस क्या करती है? उनको किसके पास पहुंचाती है? ऑक्सीजन के पास पहुंचाती है। तो वो ऑक्सीजन क्या करती है? इनके साथ रिएक्ट कर लेती है, और रिएक्ट करके या तो एसिडिक ऑक्साइड बना लेती है या तो दूसरी वाली न्यूट्रल ऑक्साइड बना लेती है। मतलब ये इन ऑक्साइड का क्या रहता है? नेचर रहता है। जल्दी बताओ क्या रहता है? नेचर रहता है। क्या रहता है? नेचर रहता है। कंडक्शन। कंडक्शन की बात में आ जाए तो जो आपके क्या रहते हैं? नॉन मेटल रहते हैं, वो बेचारे तो दूर से बोल देते हैं कि मुझे तो इलेक्ट्रिसिटी से प्यार ही नहीं है, मैं तो इलेक्ट्रिसिटी से खफा हो चुका हूं, मैंने इलेक्ट्रिसिटी को बोल दिया है अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना, मेरा नाम मत लेना। बट ये ठहरी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर ग्रेफाइट बोलता है अरे यार तुम सब जाओ, मैं तो जा रहा हूं इलेक्ट्रिसिटी के पास। अब ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी के पास क्यों आता है? क्योंकि आपने देखा होगा जितनी लेड पेंसिल रहती है उसके अंदर जो ग्रेफाइट वाली लेड रहती है, या हम बात करें जो हमारी बैटरी रहती है, ये प्लस वाला पॉइंट, ये माइनस वाला पॉइंट, इस पर्टिकुलर सेल के अंदर भी अगर देखा जाए क्या प्रेजेंट रहता है? ग्रेफाइट की रॉड प्रेजेंट रहती है, जो हमारी क्या रहती है? एनोड और कैथोड वाली रॉड रहती। क्या रहती है? एनोड और अगर हम बात करें कैथोड वाली रॉड रहती है, उसके अंदर भी क्या फील्ड रहता है? ग्रेफाइट। अब आप एक तरफ कह रहे हो कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, हीट कंडक्ट नहीं करेंगे, और आप बोल रहे हो कि ये जो ग्रेफाइट है ये कंडक्ट कर लेगा। तो याद करो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में हमने क्या पढ़ा था कि ग्रेफाइट का एक इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसा रहता है? फ्री रहता है। एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहने के कारण वो इलेक्ट्रॉन मूव करने लगता है और क्या बना लेता है? इलेक्ट्रिक करंट। क्या बना लेता है? इलेक्ट्रिक करंट। जिस वजह से हम नोटिस करते हैं जितने भी हमारे नॉन मेटल रहते हैं वो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बट जो प्यारा सा ग्रेफाइट रहता है ये क्या कंडक्ट करता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। बाकी सारे नॉन मेटल ब्रिटल रहते हैं, बट जब ग्रेफाइट की बात आती है तो ग्रेफाइट बोलता है आई एम द स्ट्रॉन्ग, आई एम द स्ट्रॉन्ग, आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट। यहां पर वो ऐसा कहकर चला जाता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी हमारी किसकी? नॉन मेटल की। एक लास्ट वाली प्रॉपर्टी आ जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है कि ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। याद करिए लास्ट क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जो पर्टिकुलर मेटल रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव रहते हैं, बट जब बात आती है नॉन मेटल की जो हमेशा इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं वो कैसे रहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव। कैसे रहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव। जिस वजह से इनकी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर वाली। कौन सी वाली प्रॉपर्टी है? इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर वाली। अब हम आ गए हैं बल्ले बल्ले करते, बल्ले बल्ले शावा शावा करते करते कि जो हमारे मेटल है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। नॉन मेटल बोलता है अरे यार मैं तो अकेला ठहरा, मैं तो सिर्फ ऑक्सीजन के साथ वहां पर क्या करूंगा? कॉम्बिनेशन बनाने वाला हूं। हाँ, तो अब हम आ गए हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पर। केमिकल प्रॉपर्टीज वही प्रॉपर्टीज है जिसको आप समझ सकते हो ये ठाकुर भानु प्रताप का सबसे प्यारा लड़का है जिसको हम जानते हैं
हीरा ठाकुर के नाम से। अब मैं हीरा ठाकुर को क्यों कह रहा हूं कि जैसे हीरा ठाकुर ने क्या किया था, अपने पिताजी मतलब अपने ठाकुर भानु प्रताप का नाम ऊंचाइयों पर पहुंचाया था, उसी तरीके से जो मेटल रहते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या करती है, हमें अलग अलग चीजें बताती है। ये बताती है कि मेटल जो है ये अलग अलग चीजों के साथ मिल जाता है, कभी ये वाला दोस्त बनाता है, कभी वो वाला दोस्त बनाता है। मतलब जो मेटल ठहरा, आज मैं यहाँ, आज मैं वहां, आज मैं ऊपर, आज मैं नीचे, इस तरीके से क्या करता है, अपने आप को नई नई प्रॉपर्टीज में लेकर आ जाता है। चलिए देख लेते हैं ये कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी दिखाता है। सबसे पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्यारी ऑक्सीजन दीदी के साथ, कि जो ऑक्सीजन है उसके साथ मेटल क्या करता है। रिएक्शन ऑफ मेटल्स आर बर्न इन एयर। यहां पर अगर हम सिंपल सी बात बोल रहे हैं कि जब भी मेटल को क्या करा जाता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में लाया जाता है, ऑक्सीजन के वजह से जो मेटल रहता है उसके जिया में आग लग जाती है। बेचारा जो मेटल रहता है वो जल कर भुन कर बोलता है, ऑक्सीजन मैंने तेरे प्यार में अपनी जान दे दी है, मैं अब तुझे छोड़कर अपने आप को ऑक्साइड बनाने के लिए जा रहा हूं। मतलब जो मेटल रहते हैं या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करते हैं, अपने आप को बर्न कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अपने आप को बर्न कर लेते हैं। ऑलमोस्ट ऑल मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। अगर बात की जाए सारे के सारे जो मेटल रहते हैं वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं, कंबाइन करके क्या करते हैं, अपना प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। बेसिक इक्वेशन अगर हम याद रखें कि मेटल और ऑक्सीजन जब मिलते हैं क्या बना लेते हैं, मेटल ऑक्साइड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, मेटल ऑक्साइड बना लेते हैं। अगर हम इसके रिएक्शंस की बात करें, सोडियम और जो पोटेशियम है, याद करिए सोडियम ने बोला था, हे चाकू तू मुझे काट दे, मैं यहां पर कट जाऊंगा। तो उसी तरीके से अगर देखा जाए, जब सोडियम और पोटेशियम को हम कहां लेकर आते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में लेकर आते हैं। अब ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण जैसी वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं वो रिएक्ट करते हैं विग्रस फॉर्म में। विग्रस का मतलब होता है तुरंत के तुरंत क्या करते हैं, अपने आप को स्वाहा कर देते हैं। बोलते हैं सोडियम फट स्वाहा, पोटेशियम फट स्वाहा, सोडियम भी स्वाहा, पोटेशियम भी स्वाहा, और स्वाहा होकर वहां पर वो क्या करते हैं, अपनी ऑक्साइड बना लेते हैं। बट इनकी जो ऑक्साइड बनती है, इनकी जो ऑक्साइड बन रही है, जैसे पोटेशियम और ऑक्सीजन मिलके पोटेशियम ऑक्साइड बनाया, सोडियम और ऑक्सीजन मिलके सोडियम ऑक्साइड बनाया, इनके साथ काफी ज्यादा हीट भी रिलीज होती है क्योंकि ये काफी ज्यादा विग्रस मैनर में रिएक्ट करते हैं। अब सोडियम और पोटेशियम एक तरफ बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, बट जो अदर एलिमेंट रहते हैं वो इस तरीके से रिएक्ट नहीं करते। अगर हम मैग्नीशियम के ऊपर आ जाए तो मैग्नीशियम नॉर्मल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है, वो ऑक्सीजन से बोलता है, ए ऑक्सीजन यहां से चली जा, मैं तेरे साथ रिएक्ट नहीं करूंगा। बट याद करिए चैप्टर नंबर 1 आपने पढ़ा होगा कि जब मैग्नीशियम को हम हीट करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो वो क्या करने लगता है, बर्न करने लगता है, और बर्न करने के बाद लाइट और हीट फॉर्म करता है, बट उसके साथ में प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है जो कि है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब मैग्नीशियम जो है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट तो करता है, बट आपको क्या करना पड़ता है, इसके पीछे आग लगानी पड़ती है। जब इसके पीछे आग लग जाती है तो मैग्नीशियम क्या करता है, उछलता हुआ कूदता हुआ, आज मैं यहाँ, आज मैं वहां, आज मैं यहाँ, आज मैं वहां करता हुआ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है, और रिएक्ट करके क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर हम जिंक को देखें तो जिंक जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो क्या बनाता है, जिंक ऑक्साइड बनाता है। बट इसके लिए भी आपको स्ट्रॉन्ग हीटिंग करनी पड़ती है। जहां पर सोडियम भैया और पोटेशियम भैया तो क्या कर रहे थे, अपने आप रिएक्ट कर रहे थे। ये छोटे भाई हैं, बहुत नटखट है, नटखट होने की वजह से ये क्या करते हैं, अपने आप को जब तक हीट नहीं करवाते हैं तब तक ये नहीं क्या नहीं करते हैं, रिएक्ट नहीं करते। और एक नोट आपको क्लियर याद रखना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि सिल्वर हुआ, प्लेटिनम हुआ, गोल्ड हुआ, ये रिएक्ट ही नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं, रिएक्ट ही नहीं करते हैं ऑक्सीजन के साथ। देखिए अब यहां पर अगर हम बात करें, हम बाकी सारी चीजों को तो देख चुके हैं। अगर हम आयरन को देखें, आयरन डज नॉट बर्न इवन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। याद करिए जब हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे तो हमने एक बात को पढ़ा था कि आयरन कहता है मुझे चाहिए ज्यादा टेम्परेचर, कम टेम्परेचर में मैं तो रिएक्ट नहीं करूंगा। तो आयरन क्या कहता है,
कि मैं बिल्कुल भी क्या नहीं करता हूं, रिएक्ट नहीं करता हूं, ऑक्सीजन के साथ मैं बॉन्ड नहीं बनाता हूं। बट जो आयरन फिलिंग्स रहती हैं, अगर आप आयरन का पीस ना ले, आयरन का बार ना ले, आयरन के स्प्रिंकलर्स ले ले, तो वो स्प्रिंकलर क्या करते हैं, विगरस तौर पर फ्लेम में क्या करने लगते हैं, रिएक्ट करने लगते हैं। अगर देखा जाए आयरन फिलिंग्स ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग फॉर्म आयरन ऑक्साइड, आयरन के छोटे छोटे पीसेस को अगर आप डाल देते हैं तो वहां पर वो क्या करते हैं, आयरन ऑक्साइड बना लेते हैं, क्योंकि जो स्प्रिंकलर्स रहते हैं वो काफी जल्दी हीट कर जाते हैं और हीट करने की वजह से वहां पर आयरन ऑक्साइड बन जाती है। अब अगर आप ध्यान से यहां पर देखो, हमने आयरन का पीस ले लिया, उसके नीचे क्या कर दिया, बर्नर लगा दिया। किसी के नीचे अगर बर्नर लगा दोगे तो बताओ क्या वो रिएक्ट नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि उसका हम टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है वैसे वैसे अगर बात की जाए, जो आयरन रहता है वो अपने कलर को क्या करता है, चेंज करता है। पहले ग्रे से क्या हो जाता है, ब्राउन हो जाता है। फर्दर अगर हम उसको हीट करते रहे, फर्दर अगर हम उसे हीट करते रहे तो उसका कलर चेंज होकर क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। चेंज होकर क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। और हमें क्या पता लगता है कि जब आयरन ने, किसने, आयरन ने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ हीटिंग पर क्या फॉर्म कर लिया, आयरन ऑक्साइड। क्लियरली ये जो सिंबल दिया है ये किसका है, आयरन ऑक्साइड का। किसका है ये, आयरन ऑक्साइड का। बराबर कर सकते हैं। याद करिए हमने क्या पढ़ा कि जो पोटेशियम और सोडियम है ये रूम टेम्परेचर पे क्या कर जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं, इन्हें किसी की जरूरत नहीं है। बट कैल्शियम और मैग्नीशियम को आपको नॉर्मल हीटिंग देनी पड़ती है। अगर हम बीच वाले 4 एलिमेंट पर आ जाए, एल्यूमिनियम पे, जिंक पे, फिर किस पे, आयरन पे, तो इन्हें हमें स्ट्रांगली हीट करना पड़ता है। जो कॉपर रहता है ये भी स्ट्रांग हीटिंग पे जाता है। बट जो नीचे वाले एलिमेंट रहते हैं, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, इनने तो बोल दिया जा मेटल यहां से चला जा, जा ऑक्सीजन यहां से चला जा, मैं रिएक्ट नहीं करूंगी। तो वो बिल्कुल भी क्या नहीं करता है, रिएक्ट नहीं करता है। क्या नहीं करता है, वो रिएक्ट नहीं करता है। अब अगर हम आगे वाली प्रॉपर्टीज पर आ जाएं तो अगली वाली प्रॉपर्टी कौन सी वाली है, रिएक्शन विद वाटर। कौन सी वाली है, रिएक्शन विद वाटर। यानी भैया कि जो पानी है, क्या है, पानी है, किससे बना है पानी, चल छैया 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 करके पानी बना है क्या, बिल्कुल नहीं। पानी बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन जहां फ्लेमेबल रहता है, ऑक्सीजन जहां क्या करती है, आग लगाने में हेल्प करती है। बट जब दोनों आ जाते हैं तो वो अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर लेते हैं, बिल्कुल बदल लेते हैं। तो अब हम किन प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, रिएक्शन विद वाटर, कि जो हमारे मेटल रहते हैं ये वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। कभी देखा, जैसे हमारी गाड़ियां जो लोहे से बनी रहती है उसके ऊपर क्या लग जाता है, पानी लग जाता है, तो वहां पर क्या आने लगती है, रस्ट आने लगती है। अपने घर पे वो तांबे वाला बर्तन देखना, तांबे वाले बर्तन के अंदर अगर हम पानी रखते जाते हैं तो उसका कलर ग्रीन हो जाता है। पायल का कलर, या हम बोल सकते हैं सिल्वर का कलर, आपने देखा होगा ब्लैक पड़ जाता है। तो हर मेटल क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है। अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन देखें, होता क्या है, मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। मेटल किसके साथ रिएक्ट करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। बट मेटल ऑक्साइड यहीं पर चुप नहीं होता। मेटल ऑक्साइड बोलता है मैं यहां नहीं रुकूंगा, एक बार मेटल ऑक्साइड बन चुका हूं, वापस से क्यों मेटल ऑक्साइड ही रहूं। तो मेटल ऑक्साइड क्या करता है, अपने आप को सॉल्युबल कर लेता। सॉल्युबल का मतलब है अपने आप को डिसॉल्व कर लेता है। और अगर कोई भी मेटल ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व हो जाती है तो वो क्या बनाती है, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। इसका मतलब है कि जब पानी के साथ मेटल का रिएक्शन हो रहा है, जल्दी बता, पानी के साथ मेटल का रिएक्शन हो रहा है तो मेटल क्या करता है, मेटल कंबाइन होता है। मेटल क्या होता है, कंबाइन होता है। किसके साथ कंबाइन होता है, ऑक्सीजन के साथ। पहले किसके साथ बॉन्ड बनाता है, मेटल ऑक्साइड वाला बॉन्ड बना लेता है। बट मेटल ऑक्साइड जिसका नेचर कैसा है, बेसिक नेचर है। याद करिए नॉन मेटल का हमने पढ़ा था एसिडिक नेचर है, तो मेटल वाले का कौन सा नेचर होगा, बेसिक नेचर होगा। और कोई भी बेसिक आइटम पानी में डिसॉल्व हो रहा है, इसका मतलब उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर क्या है, बेसिक नेचर है। जब बेसिस पानी में डिसॉल्व हो जाती है तो क्या फॉर्म कर लेती है, मेटल हाइड्रोक्साइड, जिन्हें हम
आम भाषा में क्या बोलते हैं, एल्कली। क्या बोलते हैं, एल्कली। पहला पार्ट का रिएक्शन किस में होता है, पहला पार्ट होता है जब मेटल वाटर के साथ कंबाइन करता है तो क्या बना लेता है, मेटल ऑक्साइड बना लेता है और हाइड्रोजन गैस बना लेता है। ये मेटल ऑक्साइड उसी वाटर के अंदर जब फर्दर डिसॉल्व होने लगती है क्या बनाती है, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बनाती है, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। अब अगर हम यहां पर ध्यान दें मेटल हाइड्रोक्साइड में चीजें होती कैसे, अगर हम ध्यान दें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है हमारे, सोडियम और पोटेशियम भैया। सोडियम और पोटेशियम भैया अगर किसके साथ रिएक्ट कर रहे थे, ऑक्सीजन के साथ, तब भी उनका रिएक्शन विग्रस था। पानी के साथ भी आप उन्हें ला दो तो वो बोलते हैं मैं हूं सोडियम, मैं हूं पोटेशियम, मैं तो करूंगा रिएक्ट। तो ये क्या करते हैं, बहुत तेजी से यहाँ पर रिएक्ट कर जाते हैं। इनका जो रिएक्शन रहता है ये क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है और ये हाइड्रोजन गैस उस पर्टिकुलर हीट के कारण क्या कैच कर लेती है, फायर कैच कर लेती है। इसका मतलब है कि अगर आप सोडियम और पोटेशियम ले ले, अगर आप सोडियम और पोटेशियम ले ले, जैसे ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इनके साथ ये जो हाइड्रोजन गैस रहती है हीट के साथ आती है और क्या कॉज करती है, फायर कॉज करती है। क्या कॉज करती है, फायर कॉज करती है और बोलती है पुष्पा है मैं पुष्पा, झुकेगा नहीं साला, फायर लगा देगा मैं। बोलते हैं हम है पुष्पा, हम लगा देंगे फायर। तो यहाँ पर ये बन जाते हैं पुष्पा और फटाक से क्या ले आते हैं, फायर ले आते हैं। बट एक बात आप याद करके रखना कि जो सोडियम और पोटेशियम ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं, कोल्ड वाटर के साथ। मतलब अगर इनको हमें नहाऊ करवाना है, प्यार से नहलाना है, तो हमें कोल्ड वाटर की जरूरत है। बगैर वाटर के ये क्या नहीं करते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं। अब अगर आगे आ जाएं, हम नेचर देखें इन ऑक्साइड का, तो याद करिए हमने क्या पढ़ा कि जो नेचर ऑफ ऑक्साइड रहता है मेटल ऑक्साइड का, वो कैसा रहता है, बेसिक रहता है। कैसा रहता है, बेसिक रहता है। और अगर हम बात करें कोई भी बेसिक चीज अगर किसी एसिड के साथ मिल जाए तो क्या बनाती है, सॉल्ट और वाटर। क्या बनाती है, सॉल्ट और वाटर। मेटल ऑक्साइड कैसे बिहेव करती है, बेस की तरह बिहेव करती है। कैसे बिहेव करती है, बेस की तरह बिहेव करती है। और अगर गलती से आपने इन्हें किसके प्रेजेंस में ले आए, एसिड के प्रेजेंस में ले आए, तो ये क्या बनाती है, सॉल्ट और वाटर बनाती। क्या बनाती है, सॉल्ट और वाटर बनाती है। तो हम बोल सकते हैं कि जो प्यारी मेटल ऑक्साइड है उनका नेचर कैसा है, बेसिक नेचर है। कैसा नेचर है उनका, बेसिक नेचर है। बट अगर हम बात करें, केमिस्ट्री दीदी यहां भी आ गई। केमिस्ट्री दीदी ने बोला क्या बच्चे तो इतने आसानी से केमिस्ट्री को पढ़ लेगा, तो हमने बोला ना दीदी ना, अगर आप कुछ बताना चाहो तो यहां पर भी बता दो। तो केमिस्ट्री दीदी हमें बता के जाती है कि अगर आप एल्यूमिनियम को ले ले और अगर हम बात करें आप जिंक को ले ले, जो एल्यूमिनियम की ऑक्साइड और जिंक की ऑक्साइड रहती है ये अपने आप को कभी बोलती है बेसिक, कभी बोलती है एसिडिक। अब बात आती है कब एसिड और कब बेस। अगर आपने इनको एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, अगर आपने इनको किसके साथ रिएक्ट करवाया, एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, तो ये बन जाती है बेस। ये क्या बन जाती है, बेस। बट अगर आपने इनको किसी बेस के साथ रिएक्ट करवाया तो ये अपने आप को बेस से बदलकर क्या बना लेती है, एसिड। क्या बना लेती है, एसिड। और ऐसी ही ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जहां पर हमने देखा एक तरफ हमारे जो मेटल है वो वाटर के साथ पहले मेटल ऑक्साइड बना रहे हैं, मेटल ऑक्साइड क्या करता है, रिएक्ट कर जाता है फर्दर और क्या बना लेता है, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। अब हमने यहीं से एक बीच में सब टॉपिक दिया था कि मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा है, मेटल ऑक्साइड का जनरल नेचर रहता है बेसिक। बट अगर हम बात करें, केमिस्ट्री दीदी आई और केमिस्ट्री दीदी ने बोला क्या इतने आसानी से केमिस्ट्री पढ़ लेगा तू। फिर हमने बोला नहीं दीदी नहीं, आप जो बताना चाहती हैं आप वो बता दो। वहां से हमें पता लगता है कि जो एल्यूमिनियम और जिंक ऑक्साइड रहता है वो एसिडिक भी होता है और वो बेसिक भी होता है। डिपेंड करता है आप उसको किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हो। अगर एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हो तो वो बेस बन जाता है और बेस के साथ करवा रहे हो तो वो क्या बन जाता है, एसिड बन जाता है। ध्यान दो जरा, यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हमने सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया, ये एक बेस है तो ये क्या बन गया, एसिड बन गया। एसिड और बेस मिलकर क्या बनाती है, सॉल्ट और वाटर। क्या बनाती है, सॉल्ट और वाटर।
बट अगर हम बात करें नॉट एवरी एलिमेंट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। अब ठंडे पानी ने बोला क्या सारे मेटल मेरे ही साथ रिएक्ट कर जाएंगे, तो वहां पर मेटल ने बोला नहीं भाई, हम तो ठहरे तबाही, हम क्या करने आए हैं, यहाँ पर तबाही करने आए हैं। अगर हम तबाही करना चाहते हैं तो क्या सिर्फ कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं। जो कैल्शियम रहता है, कैल्शियम के अलावा अगर हम बात करें मैग्नीशियम रहता है, इनको चाहिए भाई साहब ठंडा पानी नहीं चाहिए, इनको चाहिए भाई साहब गर्म पानी। इनने बोल दिया कि अगर आप हमारा रिएक्शन देखना चाहते हैं तो जाइए गर्म पानी लेकर आइए, गर्म पानी के बगैर हमसे बात मत करिए। तो वहां पर मैग्नीशियम और कैल्शियम को अगर हमें रिएक्ट करवाना है तो हमें कौन सा वाला पानी चाहिए? गर्म पानी चाहिए। जब गर्म पानी के साथ ये कंबाइन करते हैं तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और साथ में क्या बना लेते हैं? हाइड्रोजन गैस बना लेते हैं। अगर आप मैग्नीशियम को देखें, ये वाटर के साथ मिल जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है और क्या बना लेता है? हाइड्रोजन गैस बना लेता है। तो याद रखेंगे कि पहले इन्होंने मेटल ऑक्साइड बनाया होगा, फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करे, मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाता है। और मैग्नीशियम और कैल्शियम के अपने नखरे हैं, ये बोलते हैं ठंडे पानी तू मुझसे चला जा दूर। तो ठंडा पानी क्या हो जाता है? दूर चला जाता है। और ठंडे पानी की जगह पर कौन सा वाला पानी आ जाता है? गर्म पानी वहां पर आ जाता है। और अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, जो मेटल रहते हैं जैसे एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, ना तो ये गर्म पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, ना तो ये किसके साथ करते हैं? ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करते हैं। इन्हें अपने लिए चाहिए भैया स्पेशल। ये बोलते हैं हम तो और स्पेशल है। याद करो शादियों में तुमने देखा होगा, वो एक फूफा जी रहते हैं या अगर हम बात करें मामा रहते हैं, उनको अगर किसी ने चाय नहीं दी, मुझे तो चाय नहीं मिली, मुझे तो ये नहीं मिला, मुझे तो वो नहीं मिला। उसी तरीके से अगर हम बात करें, जो आपका क्या रहता है? एल्यूमिनियम रहता है, जिंक रहता है, आयरन रहता है, ये बोलते हैं ना तो हमें ठंडा पानी चाहिए भाई साहब, ना तो हमें गर्म पानी चाहिए, आप तो जाओ हमारे लिए क्या लेकर आओ? स्टीम लेकर आओ। तो जब हम क्या करते हैं? एल्यूमिनियम को और अगर हम बात करें आयरन को, किस को? एल्यूमिनियम को और आयरन को स्टीम वाले पानी में रखते हैं, स्टीम फॉर्म वाले पानी में रखते हैं, तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड और क्या बनाता है? आयरन ऑक्साइड बना लेता है। साथ में क्या रिलीज कर देता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है। बाकी और जो नीचे वाले एलिमेंट रहते हैं वो तो हाइड्रोजन से भी कम रिएक्टिव रहते हैं, तो वाटर में से हाइड्रोजन को हटा ही नहीं पाते हैं। वहां पर वाटर बोलता है ए मेटल मुझसे दूर रहना, मैं हूं ज्यादा रिएक्टिव, तू है कम रिएक्टिव, तो वो रिएक्ट ही नहीं कर पाते हैं। और हमें पता लगता है कि लेड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। ना ये ठंडा पानी पीना चाहते हैं, ना तो गर्म, ना तो स्टीम वाला पानी। यानी कि जो मेटल रहते हैं वो वाटर के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं? अलग अलग तरीके से रिएक्टिविटी को दिखा देते हैं। जितने भी एलिमेंट हाइड्रोजन से ऊपर रहते हैं, या तो वो कोल्ड वाटर के साथ करते हैं, या तो हॉट वाटर के साथ करते हैं, या तो किसके साथ करते हैं? स्टीम के साथ करते हैं। बट नीचे वाले जो रहते हैं वो बिल्कुल भी अपना रिएक्शन दिखाते नहीं है। अब जब हमने दो पढ़ लिया है तो अब हम आ जाते हैं तीसरे वाले की तरफ। तीसरा वाला क्या है? रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड, कि जो हमारे मेटल है वो एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे। मतलब जो बड़ा वाला भाई तबाही है, अगर उसको एसिड के साथ ले आए तो एसिड के साथ वो कैसा रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ उसका रिएक्शन कैसा रहने। हाँ, तो अब हम क्या देख रहे थे कि जो हमारे मेटल है वो एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे। चलो देख लेते हैं मेटल एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। इस वाले वेसल में अगर हम बात करें क्या लेने वाले हैं, टेस्ट ट्यूब में क्या लेने वाले हैं? मैग्नीशियम लेने वाले हैं। इस टेस्ट ट्यूब में क्या लेने वाले हैं? एल्यूमिनियम लेने वाले हैं। इस टेस्ट ट्यूब में क्या लेने वाले हैं? जिंक। और इस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब में क्या लेने वाले हैं? आयरन लेने वाले हैं। चलो चारों को हम क्या कर देते हैं? डाल देते हैं। अब हमने देखा कि जब मेटल को एसिड के साथ हम क्या करेंगे? रिएक्ट करवाएंगे, क्या बनेगा वहां पर? मेटल सॉल्ट, और साथ में कौन सी वाली गैस बनेगी? हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब है रिएक्शन बहुत सिंपल। वाटर के साथ भी हाइड्रोजन गैस बन रही थी, यहां भी हाइड्रोजन गैस बनी थी, बट याद करो वहां मेटल हाइड्रोक्साइड बनी थी, यहां पर क्या बनता है? मेटल सॉल्ट। क्या बनता है यहाँ पर? मेटल सॉल्ट बन जाता है। अगर आप ध्यान से देखें इन पर्टिकुलर कंटेनर, या हम बात करें टेस्ट ट्यूब के अंदर, हमने कौन सा वाला एसिड लिया है? HCl लिया है। कौन सा वाला लिया है? HCl। मैग्नीशियम को उठाया और यहां पर डाल दिया।
अब अगर हम देखें, हम यहाँ पर रिएक्शन देखते हैं, काफी ज्यादा विग्रस होता है और क्या फॉर्म हो रही है, यहाँ पर हीट फॉर्म हो रही है। अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर आपको क्या निकलती हुई दिखाई दे रही है, गैस निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो जब कभी मैग्नीशियम HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल सॉल्ट बनेगा और साथ में कौन सी वाली गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जब एल्यूमिनियम को हमने डाला तो एल्यूमिनियम भी क्या करता है, रिएक्ट करता है। अगर आप पहले वाले के कंपैरिजन में यहां पर हीट देखें तो ये कैसी है, कम है। यहां पर अगर आपने नोटिस करी, यहां पर गैस कैसी निकल रही है, ज्यादा निकल रही है, और इस वाले में गैस कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। क्योंकि हमने पढ़ा है जैसे जैसे रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर जाते हैं रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। जब रिएक्टिविटी बढ़ जाती है तो हम देखते हैं HCl के साथ जो रिएक्शन होता है वो उतना ही ज्यादा विग्रस होता है। अब अगर हम यहां से अगले वाले की तरफ आ जाए, जिंक वाले पर आ जाए, जो जिंक रिएक्ट करता है उसके अंदर जो हीट का प्रोडक्शन होता है, अगर आप ध्यान दें यहाँ पर, वो एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में भी कम है, और अगर हम बात करें वो मैग्नीशियम के कंपैरिजन में भी कैसा रहता है, काफी ज्यादा कम रहता है। और अगर हम लास्ट वाले आयरन की तरफ आ जाए तो जो आयरन का रिएक्शन है उसके अंदर हम क्या नोटिस करते हैं कि जो हीट रहती है वो उतनी ज्यादा हमें विजिबल भी नहीं होती है, क्योंकि ये और ज्यादा कैसे रहते हैं, कम रिएक्टिव रहते हैं। तो जब कभी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, क्या बनाते हैं, मेटल सॉल्ट बनाते हैं, और मेटल सॉल्ट के साथ क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। The vigor of the reaction of a metal with dilute acid depends on its chemical reactivity. किसी भी मेटल की जो HCl के साथ रिएक्टिविटी है वो कितनी ज्यादा विग्रस होगी, कितनी कम विग्रस होगी, ये डिपेंड करता है कि वो हाइड्रोजन के कितने ज्यादा ऊपर है। जितना ज्यादा हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी में ऊपर रहता है उतना ज्यादा विग्रस रहता है, जितना कम रहता है उतना कम विग्रस हमें देखने को यहाँ पर मिल जाता है। कुछ मेटल ऐसे रहते हैं जो एक्सप्लोसिव तरीके से क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ, कुछ रैपिड तौर पर करते हैं, और जो कुछ रहते हैं वो तभी रिएक्ट करते हैं जब आप उन्हें हीट करें। जैसे अगर हम सोडियम और पोटेशियम की बात करें तो भैया वो तो ठहरे बहुत ज्यादा तेज, वो तो क्या करते हैं, एक्सप्लोसिव तौर पर फट जाते हैं। बट मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन पर अगर हम आ जाए तो ये रिएक्ट करते, रैपिड करते हैं। बट अगर हम बात करें जैसे आयरन हो गया, ये चीजें क्या करती है, इनको आपको हीट करना पड़ता है तभी जाकर ये किसके साथ रिएक्ट कर सकती हैं, HCl के साथ रिएक्ट कर सकती हैं। अदरवाइज ये बोलती हैं भाई साहब एसिड आप तो यहां से चले जाओ, हम तो रिएक्ट करेंगे नहीं। और बचे हुए जो नीचे वाले एलिमेंट रहते हैं वो तो बोलते हैं हम तो है सीधे साधे छोटे से बच्चे। क्या बोलते हैं वो, हम तो सीधे साधे छोटे से बच्चे। जब छोटे बच्चे रहते हैं तो क्या छोटे बच्चे रिएक्ट कर पाते हैं, नहीं कर पाते। तो वो मेटल रहते हैं जो अपना ज्यादा रिएक्शन वहां पर नहीं दिखाते। मैग्नीशियम को अगर HCl के साथ देखें तो ये क्या बनाता है, MgCl2 बनाता है, और साथ में क्या रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस वहां पर रिलीज कर देता है। एल्यूमिनियम को अगर HCl के साथ देखें क्या बनाता है, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, और साथ में क्या रिलीज हो जाती है, हाइड्रोजन गैस यहां पर रिलीज हो जाती है। आप इनको क्या कर सकते हैं, इक्वेट करके बराबर कर सकते हैं। जिंक को अगर हम ले ले, जिंक क्या करता है, HCl के साथ ZnCl2 बनाता है, साथ में H2 गैस बना लेता है। आयरन क्या करता है, FeCl2 बनाता है, और साथ में H2 गैस को क्या करता है, रिलीज कर देता है। अब बात आती है कि जो मेटल है, इन्होंने क्या करा, एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया, मेटल सॉल्ट, और मेटल सॉल्ट के साथ यहां पर क्या बन गई, हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब है भैया कि जब कभी मेटल क्या करता है, रिएक्ट करता है किसके साथ, एसिड के साथ, तो ये क्या बनाता है, मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। दैट इज परमानेंट, हमेशा यही वाले कंपाउंड को वो क्या कर लेता है, फॉर्म कर लेता है। अब बात आती है कि जो मेटल है ये रिएक्ट कैसे करते हैं अलग अलग एसिड के साथ। जो डिफरेंट हमारे एसिड्स रहते हैं इनके साथ ये कैसे रिएक्ट करेंगे। अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड पर आ जाए, हमने HCl का देखा, अगर सल्फ्यूरिक एसिड पर आ जाए, आयरन ऑन रिएक्टिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स आयरन सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस।
मतलब यहाँ भी बनता मेटल सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस, बट वहां पर क्लोरीन वाला सॉल्ट बना था, यहाँ कौन सा वाला सॉल्ट बनता है, सल्फेट वाला सॉल्ट। कौन सा वाला सॉल्ट बनता है, सल्फेट वाला सॉल्ट। आयरन और सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाते हैं, क्या बना लेते हैं, आयरन सल्फेट बना लेते हैं, साथ में क्या रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन गैस। और अगर बात की जाए जिंक को H2SO4 के साथ आप मिलाएंगे तो क्या बना लेगा, ZnSO4। क्या बना लेगा, ZnSO4, और साथ में वापस से हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज हो जाएगी। मैग्नीशियम को अगर हम देखें H2SO4 के साथ क्या बना लेता है, MgSO4 और साथ में हाइड्रोजन गैस। अगर क्लोरीन रहता, HCl रहता, तो यहाँ पर कौन सा वाला सॉल्ट बनता, क्लोरीन वाला सॉल्ट बनता। अगर यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड है तो कौन सा वाला सॉल्ट बना है, सल्फेट वाला सॉल्ट बना है। हाइड्रोजन गैस दोनों जगहों पर कैसी रहती है, कॉमन रहती है, जो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। जो कॉपर है ना तो वो HCl के साथ रिएक्ट करता है, ना तो वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों, भैया जल्दी बता दो ऐसा क्यों। ऐसा इस वजह से कि जो कॉपर की रिएक्टिविटी रहती है वो हाइड्रोजन से कम रहती है। जब भाई साहब हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी ज्यादा है, जब हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी ज्यादा है, इसका मतलब है कि जो हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन है, वो अपने कंपाउंड को छोड़ेगा ही नहीं। जब वो अपने कंपाउंड को नहीं छोड़ेगा तो क्या वहां पर कॉपर उसे रिप्लेस करके सॉल्ट बना लेगा, क्या नहीं बना पाएगा। जिस वजह से हम नोटिस करते हैं जो कॉपर का रिएक्शन रहता है HCl के साथ और H2SO4 के साथ, उसके सामने हम लिख देते हैं नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। अब अगर बात की जाए, दिस शोज दैट कॉपर इज लेस रिएक्टिव, कॉपर लेस रिएक्टिव है। और बात आ जाती है HNO3। HNO3 आपका क्या रहता है, नाइट्रिक एसिड। HNO3 क्या रहता है आपका, नाइट्रिक एसिड। एसिड बेस में, या हम बात करें फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि HNO3 एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहता है, जो किसी भी चीज को उठाता है और फटाक से क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन कर देता है। तो जब मेटल HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस इवॉल्व, कौन सी गैस इवॉल्व नहीं होती है, हाइड्रोजन इवॉल्व नहीं होती, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके क्या बना देता है, वाटर बना देता है, और खुद को किस में रिड्यूस कर लेता है, नाइट्रिक ऑक्साइड में कर लेता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कर लेता है, और नाइट्रस ऑक्साइड के अंदर कर लेता है। जब कभी भी मेटल HNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे, किसी भी प्रकार से H2 गैस वहां पर फॉर्म नहीं होती। बट केमिस्ट्री दीदी फिर आ गई। केमिस्ट्री दीदी अब क्या कह रही है कि तुम मुझे इतना कमजोर समझ रहे हो क्या, जहां तुम सोचोगे कि तुमने सारी चीजें पढ़ ली है, वहां मैं आ जाऊंगी और बोल दूंगी ढप्पा ढप्पा। इन्होंने क्या कर दिया, हमारा ढप्पा कर दिया। जब ढप्पा हो जाता है तो हमें क्या करना पड़ता है, चीजों को वापस से एनालाइज करना पड़ता है। तो जब कभी मैग्नीशियम, कौन भैया, मैग्नीशियम भैया क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, तो वो मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाते हैं और नाइट्रेट के साथ हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। मतलब मैग्नीशियम के नाम पर आ गई केमिस्ट्री दीदी और उन्होंने बोला कि नहीं जा, मैं तुझे तो वाटर नहीं बनाने दूंगी, वाटर की जगह पर सिर्फ क्या रह जाता है, हाइड्रोजन गैस। क्या ये अकेला है, नहीं, मैग्नीशियम का उसी के नाम जैसे एक और भाई है जिसका नाम क्या है, मैग्नीज। क्या नाम है उसका, मैग्नीज। जब क्या करता है, मैग्नीज रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड के साथ, तो वहां पर मैग्नीज नाइट्रेट बनता है और साथ में कौन सी वाली गैस आ जाती है, हाइड्रोजन गैस आ जाती है। अगर आप दोनों जगह नोटिस करें, हमने देखा बाकी सारी जगह पर नाइट्रिक एसिड क्या कर रहा है, क्या बना रहा है, वाटर बना रहा था। मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ ये क्या करता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस को यहां पर फॉर्म कर लेता है। अब इसी के सब कंटिन्यूएशन में एक टॉपिक हमें दिया हुआ है, एक्वा रीजिया। अब भैया एक्वा रीजिया क्या है, आप बता दो जल्दी, एक्वा रीजिया क्या है। ध्यान से इस पर्टिकुलर वीडियो को देखो। ये हमारा क्या रहता है, एक सोल्यूशन रहता है। अब कौन सा वाला सोल्यूशन है भैया, ये एक ऐसा सोल्यूशन है क्या जिसे हम घर जाके बना सकते हैं, अरे नहीं पागल। अगर आपने देखा होगा जैसे हमारे जो आर्टिकल्स रहते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, जिनको हम ज्वेलर से खरीदते हैं। अब ज्वेलर भैया बोलते हैं अगर ये डार्क हो जाए, ये डल पड़ जाए, तो आप आना हमारे पास, हम क्या करेंगे, इनको क्लीन करके दे देंगे। तो इनको क्लीन करने के लिए जितने भी ज्वेलर रहते हैं वो एक पर्टिकुलर सोल्यूशन तैयार करते हैं, और इसी सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, इसी सोल्यूशन को हम बोलते हैं एक्वा रीजिया। क्या बोलते हैं, एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया एक ऐसा सोल्यूशन है जो कंसंट्रेटेड HCl से और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से बनता है। अब कौन सा वाला कितना, क्या दोनों बराबर रहते हैं, एक कम या एक ज्यादा, तो
तीन, मतलब मान लो 3 लीटर वहां पर क्या है HCl है, तो 1 लीटर वहां पे क्या रहता है, 1 लीटर वहां पर नाइट्रिक एसिड रहता है। ये मैंने बहुत बड़ा नंबर बता दिया, बट आपको समझने में आसानी रहेगी कि 3 पीस या 3 चीजें किसकी रहेंगी वहां पर HCl की, तो एक किसकी रहने वाली है HNO3 की। जब ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो ये बनाते हैं एक्वा रीजिया। क्या बनाते हैं? एक्वा रीजिया, जिसका नेचर कैसा रहता है, करोसिव रहता है। करोसिव के साथ साथ इसकी जो स्मेल रहती है वो काफी ज्यादा रहती है। हम क्या कर सकते हैं, काफी ज्यादा दूर से उस स्मेल को सेंस कर सकते हैं। इसको यूज करा जाता है ताकि गोल्ड और प्लेटिनम को डिसॉल्व कर सके। इवन आपने देखा होगा, आपकी मम्मी बोलती है मैंने तो सुनार को बहुत अच्छा मोटा मोटा गहना दिया था, ये पतला कैसा हो गया। तो वो पतला नहीं होता है, बट उसकी जो ऊपर वाली एक लेयर रहती है जिसके ऊपर डार्कनेस आ गई थी, डल पड़ गया था, वो लेयर हट जाती है। क्योंकि वहां पर अगर हम बात करें जो ये पर्टिकुलर आपका क्या है सोल्यूशन है, ये हाईली करोसिव है। हाईली करोसिव होने के कारण अगर हम बात करें, ये क्या करता है, बहुत ज्यादा तेजी से किसी भी चीज को करोड कर देता है और ऊपर वाली लेयर को क्या कर देता है, हटा देता है। आप जल्दी बताओ, पढ़ रहे हो ना साथ में? साथ साथ पढ़ लोगे, हर टॉपिक खत्म हो जाएगा। चलो आगे वाले टॉपिक पर आ जाते हैं कि जो मेटल है ये किस तरीके से अदर मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेंगे। अब याद करिए चैप्टर नंबर 1, अगर आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है तो चैप्टर नंबर 1 में आपने एक चीज पढ़ी होगी कि जब कभी जो हमारे क्या रहते हैं, मेटल रहते हैं, जब कभी हमारे क्या रहते हैं, मेटल रहते हैं, इन्हें हम क्या करते हैं, अदर मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं। अदर मेटल मतलब दूसरा भी मेटल, पहला भी मेटल। तो यहां पर हो जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा वाला रिएक्शन हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब भैया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या पढ़ा था कि हमेशा जो ज्यादा रिएक्टिव वाला मेटल रहता है वो लेस रिएक्टिव वाले मेटल को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है अपने सॉल्यूशन से। इसका मतलब है कि जब मेटल दूसरे मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेगा तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन होगा वहां पर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। और जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रहता है वो क्या बताता है, वो बताता है अ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट कैन डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड और सॉल्यूशन। तो सेम यहां पर होता है, जैसे अगर हम कॉपर सल्फेट को देखे, जब आयरन के साथ इसे रिएक्ट करवाया तो आयरन भी मोर रिएक्टिव, आयरन बोलता है चल कॉपर यहां से निकल जा, मुझे अपना एक नया साम्राज्य बनाना है, मुझे रॉकी भाई बनना है। तो ये रॉकी भाई बनने के चक्कर में कॉपर को वहां से लात मार के बाहर निकाल लेते हैं, खुद क्या बना लेते हैं, फेरस सल्फेट, और क्या बन जाता है, कॉपर बन जाता है। इसी के साथ हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज भी हो जाती है कंप्लीट। क्या आपको पता है जो पोटेशियम है वो मूवी इंडस्ट्री की तरह किंग खान है, कहां पर, अपने पीरियोडिक टेबल में। उसी तरीके से अगर हम बात करें जो गोल्ड है, जो सिल्वर है, वो उतने बड़े एक्टर नहीं है। वो उतने बड़े एक्टर क्यों नहीं है, क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिविटी नहीं दिखा पाते हैं। अब यहां पर अगर हम बात करें रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि यहां पर एक शाहरुख खान रहने वाला है और अगर हम बात करें एक अमिताभ बच्चन रहने वाला है। सभी की जो पॉपुलैरिटी है वो एक दूसरे से अलग है। अब यहाँ पे मैं पॉपुलैरिटी वर्ड का अगर इस्तेमाल कर रहा हूं तो आप समझिए यहाँ पर पॉपुलैरिटी को मैं डिनोट कर रहा हूं रिएक्टिविटी से। जो जितना ज्यादा पॉपुलर उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा, जो कम रिएक्टिव उसकी पॉपुलैरिटी कम से कम। इसका मतलब है कि रिएक्टिविटी सीरीज में वो पर्टिकुलर एलिमेंट ऊपर रहते हैं जिनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है और वो पर्टिकुलर मेटल नीचे रहते हैं जिनकी रिएक्टिविटी क्या है, कम है। इसका मतलब है कि अलग अलग जो मेटल रहते हैं उनकी रिएक्टिविटी एक दूसरे से कैसी रहती है, अलग रहती है। कैसी रहती है, एक दूसरे से अलग रहती है। तो इसी बेसिस पे जब हम क्या करते हैं, इनको अरेंज करते हैं, जब मेटल्स को हम अरेंज कर देते हैं उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में, या हम बात करें जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो इनकी रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है और जब ऊपर से नीचे आते जाते हैं तो इनकी रिएक्टिविटी घटती जाती है। अब डिफिकल्टी ये आती है कि इसको याद हम कैसे करें। तो याद रखो हम आ गए हैं यहाँ पर और हम आपके सारे डाउट्स को बहुत आसानी से क्लियर करने वाले हैं। सिंपल सा मेरे साथ यहाँ पर याद करना कि इसे हमें याद कैसे करना है। देखिए के फॉर करीना, के फॉर क्या है, करीना। एन ए का मतलब क्या है, ने, करीना ने, किसने, करीना ने। सी ए का मतलब कार, करीना ने कार। एम जी मतलब मांगी, करीना ने कार मांगी, करीना ने क्या मांगी, कार मांगी।
ऑल्टो, ज़ेन, फेरारी। ऑल्टो का मतलब हमारा एल्यूमिनियम, ज़ेन का मतलब जिंक, फेरारी का मतलब क्या आ जाता है, आयरन यानी Fe। फिर भी का मतलब क्या आ जाता है, लेड आ जाता है। इनके बीच में आपको याद रखना है कि एक नॉन मेटल प्रकट हो जाता है और आकर बोलता है तन धिन्ना करके आ जाता है, क्योंकि हमें उसे क्या करना है, याद रखना है। तो क्या पढ़ा हमने, करीना ने कार मांगी। किसने मांगी कार, करीना ने कार मांगी। कौन सी कार मांग रही है करीना, ऑल्टो दे दो, ज़ेन दे दो या फेरारी दे दो। मतलब मैडम 2 लाख वाली गाड़ी में भी खुश है और मैडम 2.5 करोड़ वाली गाड़ी में भी खुश है। मतलब यहाँ पर डाउट तो है कि वो बड़ी गाड़ी तो चलाना चाहती है, बट जिसका साइज कैसा रहे, कॉम्पैक्ट सा रहे, छोटा सा रहे। अब आ जाते हैं टॉपिक पे। फिर भी के बाद हमने आए कि वहां पर एक नॉन मेटल केमिस्ट्री दीदी की वजह से आ जाता है और कहता है कि केमिस्ट्री दीदी के भिजाए गए मेटल हैं हम, जो कि क्या करते हैं, यहाँ पर आकर प्रकट हो गए हैं। तो ये आ जाता है बीच में। फिर भी वो क्या कहती है, क्यों मिली। अब यहां पर आप बोलोगे क्यू से Cu तो समझ में आ रहा है, बट आप मिली से Hg को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो याद करो मरकरी और गैलियम। मरकरी और गैलियम क्या थे, जहां पर सारे मेटल सॉलिड रहते हैं, मरकरी और गैलियम कैसे रहते हैं, लिक्विड रहते हैं। तो उसी तरीके से अगर हम बात करें, जो Hg है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मरकरी को रिप्रेजेंट करता है, जिस वजह से इसे हम कैसे याद रखेंगे, मिली से याद रखेंगे। किससे याद रखेंगे, मिली से याद रखेंगे। कौन सी गाड़ी मैडम को मिल जाती है, मैडम को मिल जाती है सिल्वर ऑडी। क्या मिल जाती है, सिल्वर ऑडी। अब आप बोलोगे ये तो इतना डिफिकल्ट है, बट डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। कैसे याद करेंगे, करीना ने कार मांगी। क्या मांगी करीना ने कार मांगी, ऑल्टो, ज़ेन, फेरारी। करीना ने कार मांगी, ऑल्टो, ज़ेन, फेरारी। फिर भी के बाद हमने देखा बीच में आ गया एक नॉन मेटल, क्यों मिली से क्या जाता है, मरकरी। कौन सी वाली गाड़ी मिल गई मैडम को मिल जाती है सिल्वर ऑडी। तो कैसे याद रखेंगे, करीना ने कार मांगी। कौन सी कार मांगी, ऑल्टो, ज़ेन, फेरारी। करीना मैडम ने कार मांगी, कौन सी कार मांगी, ऑल्टो दे दो या ज़ेन दे दो या फेरारी दे दो। बट उनके जो फादर थे उन्होंने बोला फिर भी, वहां पर वो गाड़ी चेंज करना चाहते हैं, तो वो फिर भी से लेड आ गया और उसके बीच में एक नॉन मेटल आया, क्यों मतलब क्या आ जाता है, कॉपर। कौन सी गाड़ी मिल गई मैडम को, क्यों मिली के बाद मरकरी, सिल्वर ऑडी। कैसे याद रखे, करीना ने कार मांगी, ऑल्टो, ज़ेन, फेरारी। फिर भी के बाद हाइड्रोजन, क्यों मिली। कौन सी ऑडी मिलती है उनको, सिल्वर ऑडी। कैसे याद रखे, करीना ने कार मांगी, ऑल्टो, ज़ेन, फेरारी। फिर भी क्यों मिली, सिल्वर ऑडी। तो यहां पर इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर सकते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज बेसिकली मेटल्स का क्या है, अरेंजमेंट, जिसमें सबसे ऊपर वो मेटल आते हैं जिसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा रहती है, बीच में वो मेटल आते हैं जिनकी रिएक्टिविटी मॉडरेट रहती है, और सबसे नीचे वो एलिमेंट आते हैं जिनकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा कम रहती है। इसका मतलब है जो हायर रिएक्टिविटी वाले हैं ये आएंगे, किसी के साथ भी अपना रिएक्ट कर जाएंगे। जो मॉडरेट रिएक्टिव रहते हैं इनकी रिएक्टिविटी कंपैरेटिवली कम रहती है। सबसे नीचे वाले जो एलिमेंट रहते हैं ये बेचारे बहुत ज्यादा मायूस से रहते हैं। मायूस रहने के बाद बोलते हैं अरे यार, बनने के लिए तो हम मेटल बन गए, बट अगर हम बात करें रिएक्टिविटी के नाम पे हाइड्रोजन से भी पीछे रह गए। इसका मतलब है ये वो पर्टिकुलर एलिमेंट है या मेटल है जिनकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा कम रहती है। कैसे याद करा हमने, करीना ने कार मांगी, ऑल्टो, ज़ेन, फेरारी। फिर भी क्यों मिली, सिल्वर ऑडी। इस तरीके से हमें इसको क्या करना है, याद रखना है। अब यहां पर अगर हम बात करें, जो हमारा प्यारा मेटल था, बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल था, उसने तो बोल दिया कि मैं क्या करने वाला हूं, अदर चीजों के साथ रिएक्ट करने वाला हूं। बट मेटल ने चुपके से मेरे कान में आकर एक बात बोली कि मैं मेटल हूं, मैं चाहूं तो नॉन मेटल के साथ भी क्या कर सकता हूं, रिएक्ट कर सकता हूं। तो अब हम पढ़ेंगे कि जो मेटल है वो नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है, और अगर रिएक्ट करता है तो ऐसा बनाता क्या है, उसके पास ऐसी क्या कैपेबिलिटी रहती है और ऐसे कौन से कंपाउंड बना लेता है। आप बोल सकते हैं कि जब मेटल क्या करता है, एक नॉन मेटल के साथ मिल जाता है,
जब मेटल एक नॉन मेटल के साथ मिल जाता है तो वहां पर एक कंपाउंड बनता है। उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? आयोनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं? आयोनिक कंपाउंड। मेटल ने यहां पर दोस्ती कर ली है नॉन मेटल से। जब ये दोनों आपस में फ्रेंड्स बन जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं? आयोनिक कंपाउंड। और इनके बीच में जो बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, इनकी जो फ्रेंडशिप है, इसका नाम क्या है? इनकी फ्रेंडशिप का नाम है आयोनिक बॉन्ड। क्या नाम है इनकी फ्रेंडशिप का? आयोनिक बॉन्ड। तो कैसे याद रखे कि जब एक मेटल आता है और नॉन मेटल से कहता है क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे, तो वहां पर नॉन मेटल का कहता है हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो वहां पर नॉन मेटल क्या करता है? मेटल के साथ फ्रेंडशिप कर लेता है। और जब ये फ्रेंडशिप करते हैं तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा वाला है? आयोनिक कंपाउंड और आयोनिक बॉन्ड। अब यहां पर बात आती है कि मेटल नॉन मेटल से ही क्यों मिल रहा है, क्योंकि याद करिए क्लास 9th वाला कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा था कि जो मेटल्स रहते हैं ये बहुत ज्यादा दीन दयाल रहते हैं। कैसे रहते हैं? दीन दयाल रहते हैं। ये कहते हैं हमारे पास तो मौजे ही मौजे हैं, हमारे पास तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हैं, जिसको चाहे उसको हम क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। तो मेटल भैया आते हैं और कहते हैं लो किसको इलेक्ट्रॉन चाहिए आ जाओ, किसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ले लो, किसको दो चाहिए दो ले लो। और जो नॉन मेटल रहते हैं ये वो रहते हैं अरे यार मुझे क्या करना पड़ेगा? मेटल से इलेक्ट्रॉन मांगना पड़ेगा। तो वहां पर मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन दे देता है। नॉन मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ले लेता है। और उसी वजह से जो बॉन्ड बनकर तैयार होता है उसे आयोनिक बॉन्ड कहा जाता है। और जो कंपाउंड रहता है उसे क्या कहा जाता है? आयोनिक कंपाउंड। क्या कहा जाता है? आयोनिक कंपाउंड। केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कहां से कहां तक? एटम के बीच में, उसको आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। और इसी आयोनिक बॉन्ड का दूसरा वाला नाम क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा वाला बॉन्ड है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और अगर हम बात करें जो कंपाउंड यहां पर फॉर्म होते हैं एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन से या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, जो कि मेटल से कहां जाता है? नॉन मेटल में। ऐसे कंपाउंड को या तो हम क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, या तो हम क्या बोल सकते हैं? आयोनिक कंपाउंड। मतलब भैया हमने मेटल की और नॉन मेटल की करवा दी दोस्ती। जब ये दोनों दोस्त बन जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं? आयोनिक कंपाउंड। और इनके बीच में जो फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड रहता है वो कौन सा वाला बॉन्ड रहता है? आयोनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड रहता है जल्दी बताओ? आयोनिक बॉन्ड। तो हमने देखा कि कितने सिंपल तरीके से हमने मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ लिया। बट अगर हम बात करें इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कैसे बनता है, चलो उसको देख लेते हैं। चलिए, तो जैसा कि हम क्या देख रहे थे कि मेटल नॉन मेटल के साथ कैसे बॉन्ड बनाता है, इनके बीच में ऐसा होता क्या है कि ये क्या कर लेते हैं? अपनी दोस्ती को बढ़ा लेते हैं। और मेटल भैया कहते हैं आजा नॉन मेटल, आजा नॉन मेटल, मैं क्या करने वाला हूं? तुझे फ्री में इलेक्ट्रॉन देने वाला हूं। नॉन मेटल कहता है भाई साहब बिल्कुल दे दीजिए, मेरे पास वैसे ही इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो चलिए देखते हैं कि जो सोडियम क्लोराइड है ये बनता कैसे है। सोडियम क्या है हमारा? सोडियम हमारा रहता है मेटल। सोडियम क्या रहता है हमारा? मेटल रहता है। अब यहां पर अगर ध्यान दिया जाए कि जब सोडियम मेटल है, सोडियम क्या है हमारा? मेटल है। और क्लोरीन जो कि क्या रहती है? नॉन मेटल रहती है। ये आपस में किस तरीके से क्या करते हैं? कंपाउंड को बना लेते हैं। ध्यान दीजिए, सोडियम हैज 1 इलेक्ट्रॉन। आपको पता होगा सोडियम का नंबर कितना है? 11 नंबर है भैया। 11 होने के कारण उसका जो आउटर मोस्ट शेल रहता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसा रहता है? फ्री रहता है। ध्यान दो, पहले वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चले गए? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे वाले में चले गए 8। तीसरे वाले के लिए कितना बचा? 1 बचा। अब या तो सोडियम के सामने प्रॉब्लम आई कि मुझे किसी से 7 उधार लेना पड़ेगा या किसी को 1 देना पड़ेगा। तो सोडियम कहता है भैया 7 मांगने से अच्छा तो है कि मैं क्या करूं? अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दूं। जब 1 इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो मैं खुद भी स्टेबल हो जाऊंगा और सामने वाले जिसको रिक्वायरमेंट होगी वो बेचारा भी मुझे थैंक यू कहता हुआ क्या बोलेगा कि भाई साहब मेटल जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपने क्या किया? मेरे आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करवा दिया। तो यहां पर हम देखते हैं कि सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पर अगर देखा जाए कि जो क्लोरीन आता है, क्लोरीन कितने नंबर पे आता है? 17 नंबर पे। 17 का मतलब है पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8,
तीसरे वाले में आ जाते हैं 7, पहले वाले में 2, दूसरे वाले में अगर हम काउंट करें 8, तीसरे वाले में 1 2 3 4 5 6 7। तो जो क्लोरीन है इसके पास कितनी डेफिशिएंसी है, 1 की डेफिशिएंसी है। और अगर हम बात करें जो सोडियम है इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो मेटल क्या कहेगा कि आ जाओ क्लोरीन आ जाओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दूंगा। और क्लोरीन दीदी बोलती है ठीक है आप मुझे 1 इलेक्ट्रॉन देना चाहते हो तो मैं क्या करने वाली हूं आपका 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लूंगी। जब मेटल अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है तो इनके बीच में फ्रेंडशिप क्रिएट होने लगती है। और लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा वो कौन सी फ्रेंडशिप रहती है, आयोनिक बॉन्ड वाली। मतलब ये मिलकर कौन सा वाला बॉन्ड बनाएंगे, आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे। और जब ये आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं तो क्या होगा, Cl has 7 इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल। क्लोरीन की अगर हम बात करें 7 इलेक्ट्रॉन है उसके आउटर मोस्ट शेल में। अब जब ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं, ध्यान देना यहां पर जो सोडियम है और जो क्लोरीन है, सोडियम ने क्या कर लिया अपना 1 इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार कर लिया। अब ये इलेक्ट्रॉन किसके पास चला जाएगा, क्लोरीन के पास चला जाएगा। और जब ये क्लोरीन के पास गया, आप अगर ध्यान दें ये किसके पास चला गया, क्लोरीन के पास। अभी वो रेड वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर था बट अब किसके पास चला गया है, क्लोरीन के पास। जब ये क्लोरीन के पास चला जाता है तो जाने के बाद ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। अब भैया ये स्टेबल क्यों हो गया, क्योंकि अगर हम बात करें इसके आउटर मोस्ट शेल में अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। और हमें एक बात पता है आउटर मोस्ट शेल में हमेशा 8 ही इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए। और इसके बारे में अगर हम बात करें, आप इसको ध्यान से देखिए, इसके पास कितने हो गए, पहले इसके पास 2 थे, 8 थे बट कितना था, 7 था। बट अगर हम बात करें जब इसने ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लिया, यहां पर जो 1 इलेक्ट्रॉन है जब इसको ले लिया, इसका मतलब है कि इसका आउटर मोस्ट शेल भी 7 की जगह पर कितना वाला हो गया, 8 वाला हो गया। तो मेटल के 1 इलेक्ट्रॉन देने की वजह से ये भी स्टेबल हो गया और वो खुद भी क्या हो गया, स्टेबल हो गया। वो खुद भी क्या हो गया, स्टेबल हो गया। जब ये स्टेबल हो जाता है तो हम देखते हैं जो अपोजिट चार्ज रहते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आपने देखा होगा आप क्या करते हैं, आपने अपोजिट सेक्स, या हो सकता है आप एक लड़के हैं तो जनरली अगर हम बात करें आप एक लड़की की तरफ अट्रैक्ट होते होंगे, और अगर आप एक गर्ल है तो अगर हम बात करें नेचुरली आप एक लड़के की तरफ अट्रैक्ट हो जाते होंगे। अब इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि जो अपोजिट चार्जेस रहते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। उसी तरीके से इंसानों के केस में देख सकते हैं, एनिमल के केस में देख सकते हैं, और प्यारे मेटल और नॉन मेटल के केस में भी हम ये देख सकते हैं कि ये भाई साहब मेटल होने की वजह से कौन सा चार्ज ले आते हैं, पॉजिटिव चार्ज ले आते हैं, और ये कौन सा चार्ज ले आते हैं, नॉन मेटल होने के कारण नेगेटिव चार्ज ले आते हैं। जब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज मिल जाते हैं तो इनके चार्ज स्टेबल हो जाते हैं और ये एक स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं। कौन सा वाला कंपाउंड बनाते हैं, एक स्टेबल कंपाउंड यहां पर बना लेते हैं। अगर यहां पर ध्यान दिया जाए, इनके पास पॉजिटिव इनके पास नेगेटिव, दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया। जब ये दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हुए तो वहां पर हमने देखा एक नया कंपाउंड बनकर निकला जिसका नाम क्या रखा गया, NaCl। क्या नाम रखा गया इसका, NaCl। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इनके बीच में जो गहरी दोस्ती है उसका नाम क्या है, इस गहरी दोस्ती का नाम है आयोनिक बॉन्ड। इस गहरी दोस्ती का नाम क्या है, आयोनिक बॉन्ड। तो हमने क्या देखा यहां पर, हमने देखा कि किस तरीके से जो हमारे क्या है मेटल हैं, जब वो नॉन मेटल के साथ मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, एक स्टेबल कंपाउंड बना लेते हैं, क्योंकि दोनों के पास नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब बात ये आती है कि अगर ये बॉन्ड बना रहे हैं, ये कंपाउंड बना रहे हैं, तो ये कंपाउंड है कैसा, और अगर हम बात करिए टिकेगा या नहीं टिकेगा, या कभी भी कोई इसको एक लात मारेगा और ये बेचारा मैं उदास हो गया, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, तो क्या ऐसा कह देता है, बिल्कुल नहीं। देखो कैसे, आयोनिक कंपाउंड आर हार्ड। आयोनिक कंपाउंड कैसे रहते हैं, हार्ड रहते हैं, सॉलिड रहते हैं, और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहती है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है। मतलब ये सॉलिड रहते हैं और उसका कारण रहता है इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो काफी ज्यादा रहती है। दे आर जनरली ब्रिटल। बट अगर हम बात करें, जब हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये ब्रेक हो जाते हैं। इसका मतलब है कि आप इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर सकते हो। अगर हमने क्या कर दिया है, बाहर से बहुत ज्यादा एक्सेसिव पावर का इस्तेमाल कर लिया है। जो आयोनिक कंपाउंड रहते हैं
इनका मेल्टिंग और अगर हम बात करें इनका जो बॉइलिंग पॉइंट रहता है वो काफी ज्यादा रहता है। इसका मतलब है कि अगर मुझे आयोनिक कंपाउंड को ब्रेक करना है तो मुझे काफी ज्यादा टेम्परेचर और अगर हम बात करें वहां पर इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, तभी जाकर या तो वो मेल्ट करेगा या तो वो क्या करेगा, बॉइल करेगा। मतलब आयोनिक कंपाउंड होने के कारण ये सॉलिड है और अगर हम बात करें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है बट प्रेशर अप्लाई करने पे ब्रेक कर जाता है। और साथ ही में हमने देखा मेटल मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा है इनका, हाई है। दे आर सॉल्युबल, बट बेचारे कैसे रहते हैं, सॉल्युबल रहते हैं। अगर आपको केरोसिन, पेट्रोल और अगर हम बात करें वाटर वगैरह में मिला दे तो ये आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं। ये कैसे रहते हैं, सॉल्युबल रहते हैं। ये क्या कंडक्ट नहीं करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते अपने सॉलिड स्टेट में। इसका मतलब है कि अगर मैंने किसी जगह पे नमक डाल दिया, अब मैं सोचूं नमक के बीच में से मैंने वायर लगा दिया और वायर इस तरफ से इलेक्ट्रिसिटी को लेकर आएगा, इस तरफ तक पहुंचा देगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। और उसका एक ही रीजन है कि ये क्या नहीं करते हैं, जब तक फ्री स्टेट में नहीं आएंगे, जब तक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को नहीं निकालेंगे, तब तक ये क्या नहीं कर पाएंगे, तब तक ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या नोटिस करते हैं कि जब ये सॉलिड स्टेट में नहीं कर पा रहे, बट अगर हम बात करें हम क्या करते हैं, इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को लूज करवा देते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को लूज करने की वजह से ये अपने सॉलिड स्टेट को छोड़कर जब लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं तो क्या कंडक्ट करने लगते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगते हैं। और जो सोल्यूशन वाला या एक्वा स्टेट रहता है उसके अंदर इनके अंदर क्या देखने को मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती हुई देखने को मिल जाती है। चलिए अगले टॉपिक पर आ जाते हैं। हाँ, तो जैसा कि अब अगर हम बात करें, अब हम किस पर आ चुके हैं, मेटल के अकरेंस पर आ चुके हैं। क्योंकि याद करिए हमने पढ़ा कि जो मेटल और नॉन मेटल हमारे एनवायरनमेंट में आके इतनी मौज कर रहे हैं तो वो आते कहां से हैं, उनका घर कहां पे है, क्या उन्हें हम लेने जाते हैं या वो हमारे पास चलकर आ जाते हैं। इसका मतलब है क्या भैया वो टुकड़ुक 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 करके आगे आ जाएंगे, या हम बात करें उनको डरा के, उनको धमका कर, रॉकी भाई बनकर हमें क्या करना पड़ेगा, ए मेटल जल्दी से बाहर आ जा, क्या वो ऐसे बाहर आएंगे, इसके बारे में हम क्या करते हैं यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये वाला टॉपिक हमें बताएगा कि जो मेटल रहते हैं उन्हें हम एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं और मेटल्स निकलते कैसे हैं। यहाँ पर 3 अलग अलग टाइप के मेटल रहते हैं। जैसे याद करिए हम पढ़कर आए हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, कुछ मेटल रहते हैं जिनकी रिएक्टिविटी ज्यादा रहती है, कुछ मेटल रहते हैं जिनकी रिएक्टिविटी कम रहती है, और अगर हम बात करें कुछ ऐसे मेटल रहते हैं जो बेचारे बेबस और लाचार रहते हैं। और बेबस और लाचार रहने के कारण हम देखते हैं उनकी रिएक्टिविटी काफी ज्यादा कम रहती है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या करेंगे, वो पर्टिकुलर मेटल जिनकी रिएक्टिविटी कैसी है, लो है, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। चलो सबसे पहले अगर हम बात करें जो हमारा मेटल है ये हमें किस फॉर्म में मिलता है। अगर यहाँ ध्यान दिया जाए मेटल आपको फ्री स्टेट या हम बात करें नेटिव स्टेट में मिल सकता है। अब ये फ्री स्टेट या नेटिव स्टेट क्या रहता है, वो पर्टिकुलर स्टेट जिसके अंदर इम्प्योरिटीज नहीं रहती हैं, ये अपने प्योरेस्ट वाले फॉर्म में रहता है। इसका मतलब अगर आपको गोल्ड वाला पत्थर मिल जाए तो आप जाके दुकानदार को वो गोल्ड का पत्थर दे दो, वो क्या करेगा, उसको वेट करेगा और आपकी चांदी चांदी कर देगा। अब आप बोल रहे भैया चांदी करवा रहे हो, वो तो हमें पैसे देगा ना, बिल्कुल पैसे देगा, बट मान लो बेटा तेरा मन करा कि वहां पर तू क्या लेना चाहता है, सिल्वर लेना चाहता है, चांदी लेना चाहता है, तो वो तुझे क्या कर देगा, इसके बदले चांदी दे देगा। क्या वो चांदी ऐसी दिखाई देगी, अरे नहीं बेवकूफ, वो कैसी दिखाई देने वाली है, तो हो सकता है वो चेन के फॉर्म में हो सकता है वो रिंग के फॉर्म में हो। अब तुम ठहरे भैया, हो सकता है तुम ब्लॉक के फॉर्म में भी ले आओ कि भैया मुझे तो 1 किलो सोना चाहिए, सॉरी 1 किलो बोल रहा हूँ, सोना बहुत महंगा है, मान लो 1 किलो वो क्या बोल दिया जाए, चांदी बोल दी जाए कि ये लो सोने का पत्थर, मुझे तो क्या करो आप 1 किलो वाली चांदी उठाकर दे दो। आज तो मैं क्या करूंगा, अपने सर पर रख के 1 किलो चांदी को क्या करूंगा, घर लेकर चला जाऊंगा। तो जो मेटल है वो हमें किस स्टेट में मिल सकते हैं, अपने फ्री स्टेट या नेटिव स्टेट में मिल सकते हैं, जिसके वजह से उनके अंदर किसी भी प्रकार की इंप्योरिटी हमें देखने को नहीं मिलती है। और दूसरे स्टेट की अगर हम बात करें, दूसरा रहता है कंबाइंड स्टेट।
कंबाइंड स्टेट वो पर्टिकुलर स्टेट रहता है जिसके अंदर हम नोटिस करते हैं कि जो मेटल रहता है वो क्या करता है, कभी ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है, कभी सल्फर के साथ मिल जाता है, कभी वो क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ मिल जाएगा, कभी कार्बन के साथ मिल जाएगा। ऐसा क्यों कर रहा है ये? क्योंकि जो मेटल रहते हैं, याद करिए क्या पढ़ कर आए हैं, वो तबाही मचाने आए हैं, और जब तक वो तबाही नहीं मचाएंगे तब तक उनको सुकून नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि जो मेटल है वो कंबाइंड स्टेट में अलग अलग फॉर्म में मिल सकता है, या तो वो अपनी ऑक्साइड्स के फॉर्म में मिल सकता है, या तो वो कार्बोनेट के फॉर्म में मिल सकता है, या तो वो सल्फाइड के फॉर्म में मिल सकता है, या तो वो नाइट्रेट के फॉर्म में मिल सकता है। मतलब मेटल ऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट, मेटल सल्फाइड, और ये क्या हो जाता है, मेटल नाइट्रेट। इतने अलग अलग फॉर्म में मेटल क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। और यहां पर हम यही पता लगाएंगे कि इन पर्टिकुलर कंबाइंड स्टेट से हमारे प्यारे मेटल को हम बाहर कैसे निकालते हैं। भैया फ्री स्टेट से क्यों नहीं निकालोगे? तो जब हमने देखा कि वो अपने एक्चुअल स्टेट में पाए जा रहे हैं तो क्या उनको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। बट अगर हम बात करें जिनके पास ऑक्साइड है, जिनके पास कार्बोनेट है, सल्फाइड है, या हम बात करें नाइट्रेट है, उनको बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों बदलना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब तक उन्हें हम ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, क्या तब तक उन्हें यूज कर पाएंगे? हम नहीं कर पाएंगे। तो चलो देखो होगा क्या। सबसे पहले अगर हम बात करें, जो हमारा मेटल रहता है वो किस फॉर्म में मिलता है? मिनरल के फॉर्म में मिलता है। द नेचुरली अकरिंग कंपाउंड ऑफ मेटल। जब हमारा मेटल का नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस क्या करता है, अपनी अदर इंप्योरिटीज के साथ मिल जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं मिनरल। इसका मतलब है भैया कि अगर उसमें मिट्टी लगी हुई है, उसके अंदर गंदगी लगी हुई है, उसके अंदर पेड़ पौधे मिल रहे हैं, और अगर हम बात करें उसके अंदर कोई ऑक्साइड कार्बोनेट मिल रहा है मेटल के साथ, तो वो क्या बनाता है? मिनरल बनाता है। दैट एग्जैक्ट तुम्हें क्या करना है, याद रखना है। नीचे अपनी नोटबुक में लिख लेना कि मिनरल क्या है। जब मेटल क्या करता है, अदर इंप्योरिटीज के साथ मिल जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मिनरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं जल्दी बताओ? मिनरल बोलते हैं। और यहां पर अगर ध्यान दिया जाए, जो हमारा क्या रहता है, नेचुरली अकरिंग मिनरल रहता है, वो उससे हम क्या निकालते हैं? ओर निकालते हैं। अब भैया ये ओर क्या आ गया? जब आप क्या करें, उस मिनरल को प्रॉफिटेबल मैनर में, किस मैनर में? प्रॉफिटेबल मैनर में एक्सट्रैक्ट कर पाओ, उसे क्या कहते हैं? हम ओर कहते हैं। द मिनरल फ्रॉम विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली। क्या कहना चाहते हो? मान लो तुम्हें 10 किलो वाला पत्थर मिल गया, मान लो ये तुमने क्या कर लिया, एक पर्टिकुलर मेटल निकाला, ये तुम्हारा एक पर्टिकुलर मेटल आ गया। बट अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर मिनरल के अंदर, जो मेटल है वो तो सिर्फ थोड़ी सी जगह पर है, बट अगर हम बात करें बाकी सारी जगह पर क्या है? इंप्योरिटीज है। अगर तुम तुम्हारे मेटल को प्रॉफिटेबल मैनर में निकाल पाओ, प्रॉफिटेबल का मतलब है 1 लाख रुपए अगर तुमने वहां पर खर्च किए हैं, और 1 लाख खर्च करके तुम 2 लाख का वहां पर क्या निकालो? मेटल निकालो, तभी जाकर वो तुम्हारे लिए प्रॉफिटेबल है। अदरवाइज तुम क्या नहीं करोगे? ना तो अपना टाइम, ना तो अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करोगे। तो मिनरल एक और कब बनता है? जब उसके अंदर मात्रा कैसी रहती है? मिनरल की ज्यादा रहती है। और अगर हम बात करें जो गंदगी उसके अंदर प्रेजेंट रहती है, उसे क्या कहा जाता है? गैंग्यू। क्या कहा जाता है उसे? गैंग्यू। गैंग्यू बेसिकली क्या है? ओर्स कंटेन्स मेनी टाइप ऑफ इंप्योरिटीज। तो जो अलग अलग प्रकार की इंप्योरिटीज हैं, जैसे सैंड हो सकता है, रॉकी सब्सटेंस हो सकता है, या अदर चीजें हो सकती हैं, उन इंप्योरिटीज को हम क्या बोलते हैं? गैंग्यू। क्या बोलते हैं? गैंग्यू। तो हमने क्या देखा कि मिनरल वो पर्टिकुलर मेटल है जो अपनी इंप्योरिटीज के साथ मिलता है। अगर उन इंप्योरिटीज से हम उसको प्रॉफिटेबल मैनर में निकाल सकते हो तो उसे क्या कहते हैं? हम उसे ओर कहते हैं। और जो इंप्योरिटीज रहती हैं वो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं गैंग्यू। उन्हें हम क्या कहते हैं? गैंग्यू। अब ये सारा काम कौन करता है? ये सारा काम करती है मेटलर्जिकल इंडस्ट्री। अब भैया ये मेटलर्जिकल इंडस्ट्री क्या है? वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री जो आपके घर में क्या करती है? लोहे का सामान बेचकर बेचती है। तो क्या भैया वो कॉर्नर पे जो क्या कहते हैं, वेल्डिंग करता रहता है, पाइप तोड़ के बनाता रहता है? नहीं। उस पर्टिकुलर वेल्डर के पास जो पाइप आते हैं, जो लोहा आता है, वो जिन पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज में बनाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? मेटलर्जी। मेटलर्जी। क्या बोलते हैं? मेटलर्जी। और ऐसी इंडस्ट्री को क्या कहते हैं? मेटलर्जिकल इंडस्ट्री। क्या बोलते हैं? मेटलर्जिकल इंडस्ट्री।
मेटलर्जी वो पर्टिकुलर प्रोसेस रहता है जहां पर हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करते हैं और उन्हें अपने सबसे प्योरेस्ट वाले फॉर्म के अंदर लेकर आ जाते हैं। ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री क्या करती है, मेटल्स के अंदर से जो पर्टिकुलर गंदगी रहती है उसे रिमूव करती है, उसका रिडक्शन करती है। रिडक्शन कैसे करेंगी, उसका ऑक्सीजन हटाएंगी, उसका कार्बन हटाएंगी, उसका सल्फर हटाएंगी, कार्बोनेट हटाएंगी, सारी चीजों को उन्हें क्या करना है, अलग करना है। और इसी वजह से ये पर्टिकुलर जो मिनरल मिलता है इसे हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। क्या बोलते हैं भैया इन्हें, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब यहां पर अगर हम बात करें, लास्ट वाली प्रोसेस होने वाली है रिफाइनिंग। मतलब आपकी सारी गंदगी हटा दी, बट उसके बाद आपको अपने ऊपर पानी भी तो डालना पड़ेगा ताकि जो पर्टिकुलर गंदगी लगी हुई थी वो सब क्या हो सके, वहां पर हट सके। तो इसके बारे में हम क्या करेंगे, यहां पर पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, उन पर्टिकुलर मेटल्स का एक्सट्रैक्शन जो बेचारे सबसे ज्यादा नीचे आ जाते हैं, मतलब सबसे ज्यादा जो भोले भाले क्या रहते हैं, हमारे मेटल रहते हैं, वो किस तरीके से अपने प्योरेस्ट फॉर्म में मिलते हैं, उसके बारे में हम यहां पर क्या करेंगे, पढ़ेंगे। चलो आज तो जैसा कि हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे वो पर्टिकुलर मेटल जिनकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा कैसी रहती है, कम रहती है। इसका मतलब है जो सबसे ज्यादा लोअर रिएक्टिविटी पर आ जाते हैं वो मेटल। अब इन मेटल्स की अगर हम बात करें, इनके अंदर क्या क्या आ जाता है, ये आ जाते हैं, गोल्ड आ जाता है, एल्यूमिनियम आ जाता है, सिल्वर आ जाता है, प्लेटिनम आ जाता है। ये ज्यादातर क्या करते हैं, अपने फ्री स्टेट में मिलते हैं। बट अगर हम बात करें, कई बार हम देखते हैं ये किसके साथ आ सकते हैं, सल्फाइड या ऑक्साइड के साथ। किसके साथ आ सकते हैं, सल्फाइड या ऑक्साइड के साथ। मतलब कैसे याद रखें कि वो पर्टिकुलर मेटल जिनके अंदर आप गोल्ड ले आए, आप क्या ले आए, सिल्वर ले आए, गोल्ड ले आए, सिल्वर ले आए, फिर अगर हम बात करें आपका प्लेटिनम आ जाता है, ये वो पर्टिकुलर मेटल है जिनकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा कम है। ज्यादातर ये कैसे मिल जाते हैं, ज्यादातर ये अपने फ्री स्टेट में मिल जाते हैं। बट अगर हम बात करें, कई बार क्या करते हैं, ये अपने कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। और जब ये कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं तो इन्हें हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके बारे में हम यहां पर देख लेते हैं। मानकर चलो आपको ऑक्साइड वाला कोई और मिलता है, जैसे कॉपर हो गया, या हम बात करें वहां पर आपका क्या रह सकता है, मरकुरी रह सकता है। मरकुरी के अलावा आपके गोल्ड वगैरह आ सकता है, प्लेटिनम वगैरह आ सकता है। अगर वो केवल और केवल अपनी ऑक्साइड के फॉर्म में है तो ऑक्सीजन को हम क्या कर सकते हैं, बस हीट करके, मतलब नीचे से अगर हम उसमें आग लगा दे तो आग लगाने के बाद उसके अंदर जो भी ऑक्सीजन रहती है वो सब हट जाती है। बट जब सल्फाइड के फॉर्म में मिलता है तो होता क्या है, जैसे अगर आप यहां पर देखें, ये क्या है, कॉपर सल्फाइड है। कॉपर सल्फाइड को हमने क्या करा, यहां पर तीन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में जब क्या किया, हीट करना स्टार्ट किया, तो हमें कॉपर किस फॉर्म में मिल गया, कॉपर ऑक्साइड के फॉर्म में मिल गया। और ये जो सल्फर था ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना लेता है, सल्फर ऑक्साइड बना लेता है। इसका मतलब है कि अगर कोई भी और आपको सल्फाइड के फॉर्म में मिल रहा है तो आप उसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हीट करते हैं तो किस स्टेट में आ जाता है, ऑक्साइड वाले स्टेट में आ जाता है, और सल्फर क्या बन जाता है, सल्फर ऑक्साइड। और कभी भी जो पर्टिकुलर ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनकर मेटल आता है, मतलब मेटल ऑक्साइड आती है, उस मेटल ऑक्साइड को अगर हम क्या करें, मेटल सल्फाइड के साथ, मतलब जब हमने कॉपर ऑक्साइड को कॉपर सल्फाइड के साथ हीट किया तो वो क्या बना लेता है, कॉपर और सल्फर ऑक्साइड। कॉपर का कैसे याद रखें कि जब कॉपर अपने सल्फाइड के फॉर्म में मिलता है तो उसे हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं। जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करा वो कॉपर ऑक्साइड बन गया। और इस कॉपर ऑक्साइड को अगर हम कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये रिएक्ट करने के बाद क्या करता है, कॉपर को अपने फॉर्म में ले आता है और सल्फर ऑक्साइड को क्या कर देता है, हटा देता है। दैट्स इट। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सल्फर को हटा सकते हैं। अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर आपको जो याद रखना है वो क्या है, सिनेबार। क्या रखना है, सिनेबार। अगर लोअर रिएक्टिविटी वाला आपसे कोई क्वेश्चन आया कि जो लोअर रिएक्टिव एलिमेंट है वो किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, तो उनमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कौन सा आने वाला है, सिनेबार। क्या भैया ये सिनेमा में क्या कहते हैं जाकर बार देखने वाला है, नहीं पागल। जब मरकरी अपने सल्फाइड के फॉर्म में मिलती है, तो जैसा कि हम सिनेबार के बारे में पढ़ रहे थे कि सिनेबार को जब हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं, यहां पर जो हीटिंग होती है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग रहती है।
जब स्ट्रॉन्ग हीटिंग के प्रेजेंस में या हम बात करें हैवी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब इस सिनेबार को हीट किया गया तो ये किस में टर्न हो जाता है, ये टर्न हो जाता है मर्क्यूरिक ऑक्साइड में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड में, और साथ में सल्फर ऑक्साइड यहाँ पर रिलीज हो जाती है। बट कॉपर से ये बिल्कुल अलग तरीके से होता है, जहां पर कॉपर के साथ आपने कॉपर सल्फाइड लिया था, यहाँ पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड केवल और केवल हीट किया जाता है और ये मर्क्यूरी को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। तो सिनेबार जब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो सिनेबार को हम याद कैसे रखें कि जब सिनेबार हमें सल्फाइड के फॉर्म में या मर्क्यूरी हमें सल्फाइड के फॉर्म में मिलती है तो उसे हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, हम यहाँ पर जो हीटिंग रहती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। स्ट्रॉन्ग हीटिंग के कारण जो मर्क्यूरिक सल्फाइड रहता है वो अपनी ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेता है, तो सल्फर ऑक्साइड बन जाता है और मर्क्यूरिक ऑक्साइड बन जाता है। ये जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड रहता है ये नॉर्मल हीटिंग के वजह से ये अपनी ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है, क्योंकि हम बार बार पढ़ रहे हैं कि जब ऑक्सीजन को आप हीट करते हैं तो बेचारी जो ऑक्सीजन रहती है वो दूर भाग जाती है, डर जाती है, और जैसी ऑक्सीजन हट जाती है मर्क्यूरिक मेटल हमें मिल जाता है। जो लोअर रिएक्टिविटी वाले मेटल हैं वो बहुत ज्यादा क्यूरियस होकर हायर रिएक्टिविटी वाले मेटल से पूछते हैं कि मेटल भैया आप कैसे निकलोगे, मेटल भैया आप कैसे निकलोगे। बड़े वाले जो मेटल भाई साहब हैं ये कहते हैं डोंट वरी, इस वीडियो के अंदर तुम्हें वो पता लग जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं कि जो बेचारे बीच वाले आ जाते हैं, ना तो वो नीचे के हो पाए ना तो वो ऊपर के हो पाए, कहां पे रह गए, वो बीच में रह गए। तो मॉडरेट रिएक्टिविटी वाले जो पर्टिकुलर हमारे एलिमेंट है इन्हें हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। अगर बात की जाए तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से जो मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट रहते हैं उन्हें एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब यहाँ पर अगर आप देखें द मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स इन द रिएक्टिविटी सीरीज, जो सबसे ज्यादा मिडिल में आते हैं, मिडिल में अगर हम बात करें क्या आ जाता है आपका देखने को मिलता है वहां पर एल्यूमिनियम, आयरन देखने को मिल जाता है, जिंक देखने को मिल जाता है। तो ये किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं इनके बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। अगर आप इनको एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो हम इनका कौन सा वाला प्रोसेस कर सकते हैं, इनके साथ रिडक्शन वाला प्रोसेस, और इनका जो रिडक्शन है वो क्या करता है, ऑक्साइड्स को छोड़ने में हेल्प करता है, मतलब ऑक्सीजन को हटा देता है। किसके हेल्प से हटा सकते हैं, कार्बन के हेल्प से, एल्यूमिनियम के हेल्प से, सोडियम और कैल्शियम के हेल्प से। कार्बन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो या तो आप क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग कर सकते हैं, या तो हायर रिएक्टिविटी वाले मेटल के साथ क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब बेसिकली बहुत ज्यादा सिंपल है कि जितने भी मॉडरेट रिएक्टिव एलिमेंट रहते हैं अगर इन्हें हमें एक्सट्रैक्ट करना है तो या तो हम क्या कर देंगे, रिडक्शन का प्रोसेस कर देंगे, या तो वहां पर सिंपल डिस्प्लेसमेंट करेंगे, और डिस्प्लेसमेंट होने के कारण मेटल क्या करता है, अपने दूसरे वाले एलिमेंट के साथ कंपाउंड बना लेता है और लेस रिएक्टिव एलिमेंट बेचारा अकेला रह जाता है। इट इज इजियर टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड। अगर बात की जाए, जैसा हमने लास्ट में भी पढ़कर आए, किसी भी मेटल को ऑक्साइड से एक्सट्रैक्ट करना काफी ज्यादा आसान है। क्यों आसान है, बेसिक अगर हम हीटिंग कर दें तो वो क्या करता है, अपनी ऑक्साइड को छोड़ देता है। बट जब बात आती है किसकी, कार्बोनेट की या सल्फाइड की, किसकी आती है, कार्बोनेट या सल्फाइड की, तो वहां पर हमें रिडक्शन से पहले मेटल को क्या करना पड़ता है, उसके ऑक्साइड वाले ओर में लाना पड़ता है। इसका मतलब है कि कुछ पर्टिकुलर मेटल जो डायरेक्ट ऑक्साइड के फॉर्म में है तो या तो उनके साथ ऑक्सीडेशन कर दो, या तो उनके साथ वहां पर क्या कर दो, वहां पर आप डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं। बट जब कोई मेटल अपने कार्बोनेट के फॉर्म में या अपने सल्फाइड के फॉर्म में आ जाता है तो इन्हें एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको प्रॉपर वहां पर क्या करना पड़ता है, प्रोसेस को अप्लाई करना पड़ता है। द कंसंट्रेशन ऑफ ओर कैन बी कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड बाय द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। और इन प्रोसेस का नाम क्या है, अगर कार्बोनेट वाला है तो इसका नाम रहता है कैल्सिनेशन, और अगर सल्फाइड वाला है तो इसका नाम क्या रहता है, रोस्टिंग रहता है। दोनों को डिटेल में देख लेते हैं, रोस्टिंग क्या है और अगर हम बात करें कैल्सिनेशन क्या है। आप बेसिकली याद रखें कि जब कोई पर्टिकुलर एलिमेंट अपने कार्बोनेट वाले फॉर्म में रहता है, किस फॉर्म में रहता है,
कार्बोनेट वाले फॉर्म में रहता है, मतलब जो मेटल का ओर है वो कार्बोनेट वाला ओर है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैल्सिनेशन। और अगर कोई मेटल अपने सल्फाइड वाले ओर में है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रस्टिंग करते हैं। अब भैया दोनों के साथ भेदभाव क्यों कर रहे हो? भेदभाव करने का कारण है कि जो पर्टिकुलर कार्बोनेट रहता है, क्या रहता है, कार्बोनेट रहता है, इसको अगर आपको क्या करना है, हटाना है, तो आपको बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं देना है। बट जब सल्फाइड को हटाना है, सल्फर को हटाना है, तो आपको भर भर के ऑक्सीजन देना पड़ता है। मतलब भैया एक से हमने पूरा सामान छीन लिया और दूसरे वाले को थैले में भर के दे दिया। बिल्कुल सही समझ रहे हो, दूसरे वाले को हम थैले में भरकर क्या करते हैं, पूरी की पूरी ऑक्सीजन दे देते हैं और एक से क्या कर लेते हैं, सारी ऑक्सीजन छीन लेते हैं। इट इज द प्रोसेस इन विच कार्बोनेट ओर इज हीटेड। ये वो पर्टिकुलर प्रोसेस है जिसके अंदर कार्बोनेट ओर को हीट करा जाता है, बट कब किया जाता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। मतलब भैया बेचारे की जिंदगी से हमने पूरी ऑक्सीजन क्या कर दी है, बाहर निकाल दी है, और जब पूरी जिंदगी से ऑक्सीजन उसकी बाहर चली गई तो वो क्या करता है, काफी आसानी से अपने मेटल ऑक्साइड वाले ओर में आ जाता है। और एक बार जब ये मेटल ऑक्साइड के ओर में आता है तो वहां पर हम क्या करते हैं, उसको फर्दर हीट करते हैं और हीट करके क्या करते हैं, उसको निकाल लेते हैं मेटल के फॉर्म में। द ओर इज हीटेड टू हाई टेम्परेचर। अब यहाँ पर जो टेम्परेचर रहता है वो इतना ज्यादा हाई रहता है, इतना ज्यादा हाई रहता है कि जो कार्बोनेट रहता है अपने बॉन्ड को लूज कर देता है और उससे हट जाता है। और साथ ही में अगर हम बात करें पूरे के पूरे प्रोसेस के दौरान हम बिल्कुल भी एयर यहाँ पर प्रेजेंट नहीं रखते। यानी कि जब जिंक के अलावा अगर हम बात करें आपके दूसरे और भी क्या कर सकते हैं, कार्बोनेट के फॉर्म में आ सकते हैं। जब हमने जिंक कार्बोनेट को क्या करा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या किया, हीट किया। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या किया, हीट किया। किस प्रोसेस के दौरान, कैल्सिनेशन के दौरान। तो वो क्या करता है, अपने ऑक्साइड वाले ओर में आ जाता है और जो कार्बोनेट रहता है वो रिड्यूस होकर क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो भैया आपने कैल्सिनेशन वाले में ऑक्सीजन नहीं दी, तो क्या रोस्टिंग में भी नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे। और यहां पर इतनी ऑक्सीजन देंगे, इतनी ऑक्सीजन देंगे कि इसको छल्ली छल्ली कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको छल्ली छल्ली कर देंगे। इट इज द प्रोसेस इन विच सल्फाइड ओर इज स्ट्रांगली हीटेड। ये वो पर्टिकुलर प्रोसेस रहता है जिसके दौरान आप क्या करते हैं, सल्फाइड वाला जो ओर रहता है उसे हीट करते हैं। बट अगर हम बात करें यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेजेंस। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रेजेंस। यहां पर आप इसको थैला भरकर ऑक्सीजन दे देते हैं कि बेटा जा जी ले अपनी जिंदगी और जाके पूरे ऑक्सीजन के साथ क्या कर ले, हीट कर ले। तो ये ऑक्सीजन के साथ हीट होता है और क्या बना लेता है, मेटल ऑक्साइड। क्या बना लेता है, मेटल ऑक्साइड। ध्यान दीजिए यहां पर जिंक सल्फाइड, मतलब जिंक कार्बोनेट के फॉर्म में मिल जाएगा, जिंक आपको सल्फाइड के फॉर्म में भी मिल जाएगा। सिमिलर दूसरे तरीके की भी जो ओर रहते हैं वो कार्बोनेट वाले ओर भी रहते हैं, सल्फाइड वाले भी रहते हैं। अगर कार्बोनेट वाले मिले तो कैल्सिनेशन कर दो, अगर सल्फाइड वाले मिले हैं तो क्या कर दो, रोस्टिंग कर दो। हमने यहाँ पर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में क्या किया, इसको रोस्टिंग वाले प्रोसेस से स्ट्रांगली हीट करा, जिस वजह से ये अपने ऑक्साइड के फॉर्म में आ जाता है और सल्फर क्या बना लेता है, सल्फर ऑक्साइड। क्या बना लेता है, सल्फर ऑक्साइड। हाँ, तो यहां पर अगर हम देखें, हमने क्या देखा कि जो पर्टिकुलर जिंक सल्फाइड था, जब इसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मतलब एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में हमने हीट किया, तो ये क्या करता है, अपने ऑक्साइड के ओर में आ जाता है। और साथ ही में अगर हम बात करें, सल्फर क्या बना लेता है, सल्फर ऑक्साइड। अब आप बोलोगे कि ये भी ऑक्साइड आ गया, ये भी ऑक्साइड आ गया, इनके साथ आगे क्या करते हैं। तो अगर हम यहां पर ध्यान दें, अगला जो प्रोसेस रहता है, जो मेटल ऑक्साइड रहती है उनको फ्री मेटल में कन्वर्ट करने के लिए हम रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। और हमें पता है रिड्यूसिंग एजेंट कौन रहता है, वो पर्टिकुलर एजेंट जो कि क्या करता है, ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है। मतलब भैया कि जो ऑक्साइड वाले ओर है, यहां पर हम क्या करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट को लेकर आएंगे जो कि बोलेगा ला मुझे ऑक्सीजन दे दे, ला मुझे ऑक्सीजन दे दे, और सामने वाले से पूरी ऑक्सीजन क्या कर लेगा, छीन लेगा। पूरी ऑक्सीजन क्या कर लेगा, छीन लेगा। और साथ ही में अगर हम बात करें, आप कार्बन से क्या कर सकते हैं, रिडक्शन करवा सकते हैं। बट जो हायर रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट रहते हैं ये हेल्प कर देते हैं डिस्प्लेसमेंट में। किसमें कर देते हैं, डिस्प्लेसमेंट में हेल्प कर देते हैं। जो एल्यूमिनियम रहता है ये रिड्यूस करता है आयरन ऑक्साइड
ऑक्साइड को एक एग्जांपल के तौर पर हम देख रहे हैं। जैसे यहां पर देखो हमने क्या ले लिया, आयरन ऑक्साइड ले लिया। ये आयरन ऑक्साइड जब एल्यूमिनियम के प्रेजेंस में आया, एक बात हमें पता है, जो एल्यूमिनियम रहता है वो हायर रिएक्टिव है, और अगर हम बात करें जो आयरन है वो लेस रिएक्टिव है। तो हायर रिएक्टिव होने के कारण ये क्या करता है, लेसर रिएक्टिव को छोड़ देता है। लेसर रिएक्टिव को क्या करता है, छोड़ देता है। अब आयरन ने यहां पर एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन किया। अब एल्यूमिनियम भैया बोलते हैं मैं तो हूं यहां पर स्ट्रॉन्ग, मैं तो क्या हूं यहां पर स्ट्रॉन्ग, मेरे सामने यहां पर कोई नहीं रह सकता। इंग्लिश में आकर बोलते हैं नो वन कैन बी हियर व्हेन आई एम हियर, नो वन कैन बी हियर व्हेन आई एम हियर। तो यहां पर एल्यूमिनियम भैया क्या करते हैं, आयरन को अपने कंपाउंड में से हटा देते हैं, और आयरन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। एल्यूमिनियम क्या बना लेता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सिमिलर तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आयरन के अलावा जैसे जिंक के बारे में हमने पढ़कर आए, जिंक के बाद अगर हम बात करें, हम वहां पर अदर एलिमेंट्स भी पढ़ लेते हैं। उन सभी को हम क्या कर सकते हैं, इधर रिड्यूसिंग एजेंट जो कि कार्बन आ जाता है, या तो जो हायर रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट रहते हैं इनके हेल्प से क्या कर सकते हैं, अलग हटा सकते हैं। जल्दी से क्या पढ़ा हमने कि अगर हमारे मॉडरेट रिएक्टिव वाले एलिमेंट हैं तो या तो वो अपने किस फॉर्म में मिलते हैं, सल्फाइड वाले फॉर्म में या अपने कार्बोनेट वाले फॉर्म में। कार्बोनेट वाले में है तो कैल्सिनेशन करेंगे, सल्फाइड है तो रोस्टिंग करेंगे। कैल्सिनेशन में आपने थैला भर के उससे ऑक्सीजन ले ली है, और यहां पर आपने थैला भर के ऑक्सीजन रोस्टिंग वाले को दे दी है, और जब ये फाइनली अपने मेटल ऑक्साइड वाले फॉर्म में आ जाते हैं तो रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से हम उनकी ऑक्सीजन हटा देते हैं, या हायर रिएक्टिविटी वाले जो एलिमेंट रहते हैं इनके हेल्प से उनकी ऑक्सीजन को क्या कर लेते हैं, छीन लेते हैं, ताकि हायर रिएक्टिविटी वाला अपना ऑक्साइड बना ले और लोअर रिएक्टिविटी वाला जो एलिमेंट है वो अपना अलग हो जाए। दैट्स इट। इससे ज्यादा हमें मॉडरेट रिएक्टिव वाले एलिमेंट के साथ कुछ नहीं करना है। अब आ जाते हैं हायर रिएक्टिव एलिमेंट। कौन से वाले एलिमेंट आ जाते हैं, हायर रिएक्टिव। अब हायर रिएक्टिव पढ़ने के लिए आप याद करो चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट भैया आप पढ़ा मेटल नॉन मेटल रहे हो, याद करने को बोल रहे हो एसिड बेस एंड सॉल्ट। याद करिए ब्राइन सोल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा था। ब्राइन सोल्यूशन मतलब भैया नमक वाला पानी। क्या नमकीन पानी जो हमारे घर पे बनाते हैं, हाँ वैसे ही कुछ समझ लो, बट इस पानी का इस्तेमाल हम पीने के लिए नहीं करते हैं बल्कि सोडियम और क्लोरीन को अलग करने के लिए करते हैं। देखो यहां पर हमने क्या कर लिया, हमारा वो पर्टिकुलर सोल्यूशन लिया जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर नमक प्रेजेंट है जो कि NaCl है। Na कहां पर आता है, हायर रिएक्टिविटी पर आता है। Na जैसे यहां पर सोडियम भी हो सकता है, पोटेशियम भी हो सकता है और अदर एलिमेंट भी हो सकते हैं। मतलब जितने भी हायर रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट रहते हैं, अगर आप इनको अलग करना चाहते हैं तो सिंपल एक ही रास्ता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। यानी इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से ही हम क्या कर सकते हैं, इन पर्टिकुलर मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या बताया जाता है, वो मेटल जो हायर रिएक्टिविटी पर आते हैं वो काफी ज्यादा रिएक्टिव रहते हैं। जैसे याद करिए हमने क्या पढ़ा था कि लोअर रिएक्टिविटी वाला क्या करा था, हायर रिएक्टिविटी वाले मेटल भैया आप कैसे बाहर आओगे, तो हायर रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट वाले भैया कहते हैं अगर मुझे तुम बाहर देखना चाहते हो, अगर तुम मुझे बाहर देखना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक करना पड़ेगा। तो हम आ जाते हैं यहां पर हायर रिएक्टिविटी को हटाने के लिए कौन सा वाला प्रोसेस लेकर, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग लेकर। These metals have strong affinity for oxygen। ये क्या करते हैं, काफी जल्दी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, अपनी ऑक्साइड बना लेते हैं। जैसे ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम हो गया, ऑक्साइड्स ऑफ मैग्नीशियम हो गया, ऑक्साइड्स ऑफ कैल्शियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। इनको डायरेक्टली आप कार्बन से रिड्यूस नहीं कर सकते। जैसे हमने मॉडरेट रिएक्टिव वाले को देखा कि ऑक्सीजन को वो छीन लेता है, बट यहाँ पर ये ज्यादा रिएक्टिव रहते हैं और कार्बन को अपनी ऑक्सीजन लेने नहीं देते हैं ऑक्सीजन लेने नहीं देते, जिस वजह से हमें यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करना पड़ता है। ये इकलौता ऑप्शन है जिससे हमारे जो हायर रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट रहते हैं ये बेचारे क्या कर जाते हैं, अलग हो जाते हैं। बोलते हैं चले जाओ मुझे छोड़कर तुम चले जाओ। तो यहाँ पर जो हायर रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट रहते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़कर या अपने जो अदर कंपाउंड रहते हैं उनको छोड़कर हट जाते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम क्यों हम क्या करते हैं, इस तरीके के प्रोसेस से ऑब्टेन कर लेते हैं। यहां पर कौन सा वाला फॉर्म रहता है, मोल्टन क्लोराइड। इसको इसके हेल्प से समझो कि जब हमने क्या करा, पानी को
सॉल्यूशन को क्या कर लिया, यहाँ पर इसके अंदर फिल कर दिया और इलेक्ट्रिक करंट को पास करा। अब इलेक्ट्रिक करंट के अंदर इतनी ज्यादा पावर रहती है कि वो किसी भी चीज को क्या कर सकता है, अलग कर सकता है। जब करंट जेठालाल के सारे बाल खड़े कर सकता है तो क्या वो NaCl को या अदर हायर रिएक्टिविटी वाले कंपाउंड को नहीं तोड़ पाएगा? 102% क्या करेगा, वो सबको तोड़ देगा। 102% यहाँ पर गारंटी है कि कोई भी रिएक्टिव एलिमेंट क्यों ना आ जाए, वो उसको क्या करेगा, ब्रेक करेगा। तो हम नोटिस करते हैं कि जब यहाँ पर पावर सप्लाई होती है तो क्या होता है, जब करंट आने लगता है तो NaCl क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। Na अपना अलग हो जाता है पॉजिटिव चार्ज लेकर, Cl अपना नेगेटिव चार्ज लेकर क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। तो अगर आपसे कोई पूछे लोअर रिएक्टिविटी, मतलब आपको क्या करना है, उसे सिंपल हीट करना है। हीट करने की वजह से वो क्या करेगा, अपनी ऑक्सीजन को छोड़ देगा। अगर वो सल्फाइड के फॉर्म में है तो आप उसको क्या करो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करो, वो अपने किस फॉर्म में आ जाएगा, ऑक्साइड में आ जाएगा। अब अगर वो लोअर रिएक्टिविटी वाला, लोअर रिएक्टिविटी में हमने पढ़ा था कि आप उसको उसके सल्फाइड के साथ रिएक्ट करवा दो तो फ्री मेटल अलग हो जाता है, सल्फर ऑक्साइड अलग हो जाती है। मॉडरेट रिएक्टिव में आए या तो कैल्सिनेशन या तो रोस्टिंग करना पड़ेगा, क्योंकि ये कार्बोनेट और किस फॉर्म में मिल जाते हैं, या तो कार्बोनेट के साथ सल्फाइड, सल्फाइड के साथ कार्बोनेट, इन दोनों फॉर्म में मिल जाते हैं। और जो बड़े भाई साहब हैं ये हायर रिएक्टिविटी वाले हैं। हायर रिएक्टिविटी वाले भैया कहते हैं कि मैं तो बस इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से ही बाहर आऊंगा, दैट्स इट, मैं किसी के साथ नहीं आ सकता। इसी के साथ सारे के सारे जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल वाले टॉपिक हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। बट जब बात आती है कि जिन पर्टिकुलर मेटल्स को हमने क्या किया है, एक्सट्रैक्ट किया है, जिन पर्टिकुलर मेटल को हमने क्या किया है, एक्सट्रैक्ट किया है, क्या वो अपने प्योरेस्ट फॉर्म में है? बिल्कुल नहीं। द मेटल्स प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेस डिस्क्राइब अबव आर नॉट वेरी प्योर। जितने भी एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस पढ़े वो बिल्कुल भी प्योर नहीं है, मतलब उनके साथ अभी भी इंप्योरिटी प्रेजेंट है। मतलब इसे अभी हमें और क्या करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, दे कंटेन इंप्योरिटीज विच मस्ट बी रिमूव। इनके अंदर अभी भी इंप्योरिटी रहती है जिन्हें हमें रिमूव करना पड़ेगा ताकि हमें प्योर मेटल मिल जाए। और प्योर मेटल को निकालने के लिए एक जो सबसे ज्यादा आपका प्रोसेस रहता है वो कौन सा वाला रहता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अब भैया आप कह रहे हो कि पीछे तो जो हायर रिएक्टिविटी वाले रहते हैं उनके लिए क्या करा जाता है, आप इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस करते हैं। क्या हर मेटल के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं? 100% करते हैं। अब इसकी और उसकी प्रोसेस सेम रहती है क्या? बिल्कुल नहीं रहती। चलो देख लेते हैं अलग अलग। हाँ, तो यहां पर देख लेते हैं कि किस तरीके से जो हमारे अदर मेटल्स रहते हैं जो अभी भी इंप्योरिटीज कंटेन कर रहे हैं उनके लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग को हम करते कैसे हैं। अब यहां पर अगर देखें, हमने क्या कर लिया है, एक पर्टिकुलर बीकर ले लिया, बीकर के अंदर हमने एनोड और कैथोड वाली रॉड को डाल दिया, बैटरी हमने लगा ली यहां पर। अगर हम ध्यान दें, जो कैथोड है ये कौन सा वाला कॉपर है, प्योर कॉपर है। प्योर कॉपर मतलब जिसके पास किसी भी प्रकार की क्या नहीं है, इंप्योरिटीज नहीं है। बट अगर हम यहां पर ध्यान दें, जो अगला वाला है, अगला वाला हमारा कौन सा है, इम्प्योर कॉपर। इम्प्योर कॉपर मतलब जिसके साथ इंप्योरिटीज हैं, और प्योर कॉपर जिसके साथ इंप्योरिटीज नहीं है। इम्प्योर वाले को हमने कहां लगाया, एनोड पर, और प्योर वाले को कहां लगाया, कैथोड पर। कैथोड कौन सा वाला रहता है आपका, नेगेटिव वाला रहता है। एनोड आपको कौन सा रहता है, पॉजिटिव रहता है। बट हमने एक बात पढ़ चुके हैं कि जब तक सॉल्यूशन हमारा एसिडिफाइड ना रहे, उसके अंदर एसिड की मात्रा थोड़ी भी ना रहे, तो वो क्या नहीं करता है, करंट पास नहीं करता है। तो जो सॉल्यूशन हम लेते हैं वो एसिडिफाइड लेते हैं, मतलब जिसके अंदर करंट इजीली क्या कर सके, पास कर सके। और ये इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है जहां पर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस करते हैं। अब ध्यान दो, जैसे जैसे यहां पर हम क्या करेंगे, करंट पास करते जा रहे हैं। करंट पास होने के कारण जो पॉजिटिव रॉड रहती है वो क्या करती है, अपने सारे कॉपर को छोड़ती जाती है। अगर आप यहां पर ध्यान दें, ये पर्टिकुलर रॉड है, ये क्या कर रही है, अपने सारे कॉपर को छोड़ती जा रही है, और ये प्योर कॉपर के ऊपर क्या कर रहे हैं, स्टिक कर रहे हैं।
जो इम्प्योरिटीज रहती है वो नीचे आकर क्या हो जाती है, कलेक्ट हो जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, एनोड मड। इसी तरीके से बाकी सारे भी जो क्या रहते हैं, हमारे इम्प्योर मेटल रहते हैं, जो ऑक्सीजन वगैरह सारी चीजों को छोड़ चुके हैं बट अभी भी थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज कंटेन करते हैं, तो उनकी एक प्योर वाली रॉड लगाते हैं, एक इम्प्योर वाली रॉड लगाते हैं। जब करंट पास करता है, जब क्या पास करता है, करंट पास करता है, तो करंट काफी ज्यादा आसानी से क्या करता है, सारी इम्प्योरिटीज को अलग कर देता है और प्योर मेटल को कैथोड वाली रॉड पर जाकर क्या करता है, स्टिक कर देता है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कर सकते हैं। द इनसॉल्युबल इंप्योरिटी सेटल डाउन, इंप्योरिटी सेटल डाउन हो जाती है एनोड मड के नाम से। किस नाम से हो जाती है, एनोड मड के नाम से। इस पूरे चैप्टर में हमने ये देखा कि मेटल हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भाई साहब कोई इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रहती है तो उसे हमें प्रोटेक्ट करना पड़ता है। अब प्रोटेक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि जो मेटल रहते हैं ये बेचारे कैसे ठहरे, आए दिन गए दिन, आए इसके साथ गए इसके साथ। इसका मतलब है कि आप उन्हें लेकर प्योर आते हैं बट वो बहुत जल्दी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट चीजों के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। अगर आप यहां पर ध्यान दें, जब हम नई वाली क्या लेकर आते हैं, चेन लेकर आते हैं, तो वो कैसी चमकती है, बिल्कुल ग्रे कलर या सिल्वर कलर में चमकती है, बट थोड़ी पुरानी होने के बाद उसके ऊपर रेडिश ब्राउन का क्या आ जाता है, एक कोट आ जाता है। फिर हमारे घर में आपने कॉपर वाले बर्तनों को देखा होगा। कॉपर वाले बर्तन इनिशियली कैसे रहते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे रहते हैं, साफ सुथरे रहते हैं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनके ऊपर क्या इकट्ठी हो जाती है, इंप्योरिटीज इकट्ठी हो जाती है। मतलब इसके ऊपर ग्रीन कलर का एक कोट आ जाता है। ये कोट क्या करता है, कॉपर को खराब करता है। अगर हम सिल्वर को देखें तो सिल्वर रहता है, नया आने पर बहुत ज्यादा क्लीन रहता है, बहुत ज्यादा चमकता है और बोलता है ये चमक ये दमक सबसे अच्छी चमक किसकी है, सिल्वर की, ऐसा बोलकर चला जाता है। बट अगर हम बात करें जब एक बार वो पुराना हो जाता है तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा क्या आ जाती है, ब्लैक कलर की एक शाइन आने लगती है। इसका मतलब है कि जो हमारे मेटल हैं ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण एक डिसएडवांटेज फेस करते हैं, और वो डिसएडवांटेज कौन सा वाला है, करोजन। इसका मतलब है कि उन्हें करोजन फेस करना पड़ता है। करोजन क्या है, हमारी मोस्ट ऑफ द मेटल्स, अगर हम यहां पर ध्यान दें, ज्यादातर जो मेटल्स हैं ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक एयर के साथ रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के कारण हम देखते हैं उनके सरफेस के ऊपर क्या जाती है, एक लेयर आ जाती है, और ये लेयर क्या करती है, मेटल्स को करोड करने लगती है। इन द लॉन्ग रन दे अंडरलाइंग लेयर मेटल्स कीप ऑन गेटिंग लॉस ड्यू टू कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड और सल्फाइड और कार्बोनेट। अब यहां पर होता क्या है, ये पर्टिकुलर जो लेयर रहती है ये मेटल को क्या करती जाती है, डिटोरिएट करती जाती है, मतलब खराब करती जाती है, और मेटल धीरे धीरे करके कम हो जाता है। आप कभी नोटिस करना कि जब आपके घर में नया नया कूलर आया था, अभी हम फिलहाल फाइबर वाले कूलर की बात नहीं कर रहे, वो लोहे वाले कूलर की बात कर रहे हैं। जब वो लोहे वाला कूलर हमारे घर में नया आता है, हम देखते हैं उसका वाटर टैंक कैसा रहता है, मजबूत रहता है। बट जैसे जैसे वो पुराना होते जाता है वो बहुत ज्यादा थिन होते जाता है। अपर बॉडी भी कूलर की क्या हो जाती है, पतली हो जाती है। उसका एक रीजन रहता है कि जब एटमॉस्फेयर में अलग अलग गैसेस, मॉइस्चर और अगर हम बात करें डिफरेंट चीजें रहती हैं, मेटल उसके साथ बॉन्ड बनाते जाता है, रिएक्ट करते जाता है। या तो ऑक्साइड बना सकता है, सल्फाइड बना सकता है, या वहां पर क्या बना सकता है, कार्बोनेट बना सकता है। इसका मतलब है मेटल बहुत जल्दी खराब होने वाले हैं, और इसकी का रिजल्ट क्या आता है, करोजन। तो करोजन क्या है, वो पर्टिकुलर प्रोसेस जिसके अंदर हमारे जो प्यारे प्यारे मेटल हैं वो क्या कर जाते हैं, ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट एयर, वाटर, मॉइस्चर, एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, और जब ये लेयर बहुत लंबे समय तक इनकी बॉडी पे रह जाती है तो ये मेटल लॉस्ट होते जाते हैं, ऑक्साइड, सल्फाइड या हम बात करें कार्बोनेट में बदल जाते हैं, और ये काफी ज्यादा कैसी रहती है, खराब रहती है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, करोजन। क्या बोलते हैं, करोजन। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक में करोजन में सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा आयरन। क्या है हमारा, आयरन। आयरन के लिए हम पढ़ेंगे कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर आयरन बेचारा मजबूर और लाचार होकर क्या हो जाता है, रस्ट फॉर्म कर लेता है, और ऐसी कौन सी कंडीशन में है जिसमें वो हीरो माफिक चश्मा लगाकर बिल्कुल साउथ मूवीज के एक्टर जैसे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके क्या करता है, आगे बढ़ता है। उसके बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर कितनी टेस्ट ट्यूब ले ली, हमने यहाँ पर ले ली है 3 टेस्ट ट्यूब। तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने आयरन नेल को डाल लिया।
अब यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए, पहले वाले में हमने क्या फिल किया है, वाटर। दूसरे वाले के अंदर अगर हम बात करें आयरन नेल में, वाटर के साथ क्या है, ऑयल है। ऑयल के बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तीसरे वाले में क्या आ जाता है, एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब इसके अंदर कोई मॉइस्चर नहीं है। पहला वो जिसके अंदर वाटर और एयर है, दूसरा वो जिसके अंदर ऑयल और अगर हम बात करें बॉइल्ड वाटर है। डिस्टिल्ड वाले के अंदर ना एसिड होता है ना क्या होता है, बेस होता है। और तीसरा वाला जिसके अंदर आपने कैल्शियम क्लोराइड तो डाला है, बट अगर हम बात करें इसके अंदर किसी भी प्रकार का मॉइस्चर नहीं है। फिलहाल बज रहे हैं 10। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, जब इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, थोड़े देर देते हैं। आप देखो घड़ी चल रही है, घड़ी गोल गोल घूमती जा रही है। अब जब थोड़ा समय वहां पर बीत जाता है, तो थोड़ा समय बीतने के बाद हम नोटिस करते हैं पहली वाली जो आयरन नेल थी उसका कलर क्या हो गया है, बदल गया है। बट अगर हम बात करें दूसरी वाली जो आयरन नेल है उसका कलर कैसा है, सेम है। और तीसरे वाले का कलर भी कैसा है, सेम है। इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इससे हम एक बात कंक्लूड कर सकते हैं कि जब भी आयरन किसी वाटर, एयर या हम बात करें अदर एसिड के प्रेजेंस में रहता है तो वो जल्दी से क्या कर जाता है, रस्ट कर जाता है। बट जब उसको हम ऑयल कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, तब वो बिल्कुल भी रस्ट नहीं करता है। और बगैर मॉइस्चर के हम नोटिस करते हैं आयरन कभी भी रस्ट नहीं देता है। और अदर मेटल्स को भी हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो कुछ पर्टिकुलर मेथड है जिससे हम हमारे मोदी जी का लाखों करोड़ों का नुकसान बचा सकते हैं। वो क्या जाता है, प्रिवेंशन ऑफ करोजन। हम किस तरीके से करोजन से क्या करते हैं, अपने आप को बचाते हैं। सबसे पहला है गैल्वेनाइजेशन। क्या है सबसे पहला, गैल्वेनाइजेशन। अब गैल्वेनाइजेशन क्या है, वो पर्टिकुलर प्रोसेस रहता है जिसके अंदर हम स्टील को या आयरन को क्या करते हैं, एक थिन लेयर ऑफ जिंक से कोट करवा देते हैं। जो जिंक रहती है वो क्या करती है, एक्सटर्नली स्टील को और आयरन को क्या नहीं करने देती है, एक्सटर्नल चीजों के साथ रिएक्ट नहीं करने देती है। और जो हमारे आर्टिकल रहते हैं वो बहुत लंबे समय तक चल जाते हैं। कभी नोटिस करना, हमारे घर में जो स्टील वाले बर्तन रहते हैं क्या वो हर साल खराब हो जाते हैं, नहीं होते हैं। उसका एकमात्र रीजन है कि उसके ऊपर एक जिंक की कोटिंग दी गई है जो कि उसे क्या करती है, प्रोटेक्ट कर लेती है। दूसरा वाला अगर हम बात करें, टिनिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, टिनिंग कर सकते हैं। ये प्रोसेस रहता है जिसमें हम क्या करते हैं, टिन वाला जो मेटल रहता है जो बहुत कम रिएक्टिव रहता है उसको हम क्या करते हैं, कोट कर देते हैं ऊपर। बट इसकी लेयर बहुत ज्यादा थिन रहती है जिस वजह से आपका मेटल भी प्रोटेक्ट हो जाता है। और अगर हम बात करें, टिन किसी के साथ रिएक्ट भी नहीं करता है। अगला हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं। इसमें मेटल के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, दूसरे मेटल को कोट कर सकते हैं। कोट कैसे करते हैं, जैसे आपने देखा होगा हम जब लोहे को क्या करते हैं, बेल्ट करवा के लाते हैं तो उनके पास एक रॉड रहती है। जब वो क्या करते जाते हैं, ज्यादा टेम्परेचर से और हीट से उस दूसरी वाली रॉड को गलाते जाते हैं तो वो क्या करता है, वहां पर एक कोट बना लेता है। उसी प्रकार से हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके अपने मेटल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लास्ट रहता है अलॉइंग। आपने सुना होगा ब्रास के बारे में, ब्रॉन्ज के बारे में। ये हमारे वो पर्टिकुलर मेटल रहते हैं या मेटल के साथ नॉन मेटल या मेटल के साथ अदर मेटल रहता है जहां पर हो गए दो मेटल कंबाइन। तो अलॉइंग क्या है, वो पर्टिकुलर होमोजेनस मिक्सचर जिसमें दो या दो से ज्यादा मेटल या नॉन मेटल प्रेजेंट रहते हैं। सिर्फ नॉन मेटल नहीं, मेटल के साथ या तो मेटल हो सकता है या मेटल के साथ नॉन मेटल हो सकता है होमोजेनस मिक्सचर में। तो ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं अलॉय। क्या बनाते हैं, अलॉय। और जो अलॉय रहता है वो दो अलग अलग मेटल होने के कारण अपनी करोजन वाली प्रॉपर्टी को कम कर देता है। और कम करोजन वाली प्रॉपर्टी के कारण हमारे मेटल्स क्या हो जाते हैं, प्रोटेक्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम ब्रास देख सकते हैं, कॉपर और जिंक से बनाया जाता है। ब्रोंज देख सकते हैं, कॉपर और टिन से बनाया जाता है। स्टेनलेस स्टील आयरन, निकल, क्रोमियम और कार्बन से बनाया जाता है। हमारे घर में जिन रॉड्स का हम इस्तेमाल करते हैं घर बनाने के लिए वो आयरन से तो बनती है बट उसके अंदर 0.05% कार्बन रहता है जो उसे काफी ज्यादा मजबूती दे देता है। इसी के साथ हमारा ये पर्टिकुलर चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। अब अगर आपने अभी तक तीनों वीडियोस को नहीं देखा है या इससे पहली वाली वीडियो को नहीं देखा है तो जल्दी जाइए, इस सेम प्लेलिस्ट में दोनों वीडियोस अपलोडेड हैं, जाइए उन वीडियोस को देखिए और इस वीडियो को भी देखिए। अब इसके बाद आपका ये वाला चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। अगर आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपने सजेशंस दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।